इंट्रोडक्शन का ब्रीफली मैं भी थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने फर्स्ट डिग्री मेरी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में थी, एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। और फिर मैंने यूईटी लाहौर ज्वाइन कर ली डिग्री के फौरन बाद ही। तो उन्होंने मुझे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम पे जो है यूके भेजा। वहाँ से मैंने मास्टर्स किया और पीएचडी की लफब्रा यूनिवर्सिटी से। और फिर मैंने पोस्ट डॉक्टरेट किया यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड से। और फिर वापस मैं गया और यूईटी लाहौर के साथ ही मेरा बॉन्ड था, कॉन्ट्रैक्ट था। तो उन्होंने मुझे उनका ही कॉलेज है, रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गुजरांवाला। तो वहाँ पे फिर मैंने सर्व किया तकरीबन 5 साल। और वहीं पे ही डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब से भी मुलाकात हुई। वहाँ पे ये गिफ्ट यूनिवर्सिटी में आए थे हमारे कॉलेज में भी, फिर इन्होंने चक्कर लगाया। तो बस बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और फिर आईबीए भी गए हम। जो है ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप का, इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप का एक कोर्स था, वो अटेंड किया। तो बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई उससे भी। और इस मतलब रचना कॉलेज के साथ भी मैं अटैच रहा। फिर उसके साथ क्योंकि मेन कॉन्ट्रैक्ट यूईटी के साथ था, तो मैं यूईटी लाहौर में भी पढ़ाता रहा मास्टर्स को और पीएचडी सुपरविजन वगैरह करता रहा वहाँ पे भी। और फिर मैंने 2021 में मैंने नस्ट ज्वाइन कर लिया। तो क्योंकि पेरेंट्स वगैरह सब इस्लामाबाद में ही थे, तो मैं नस्ट आ गया। और फिर 2 साल मैंने नस्ट सर्व किया। और फिर तकरीबन 2 ढाई साल। तो उसके बाद मैंने जो है यूके आ गया। और यूके में अभी मैं सीनियर लेक्चरर हूँ। एक यूनिवर्सिटी ऑफ रेवंसबॉर्न है, उसके साथ हूँ। इसके अलावा मैं यूनिवर्सिटी ऑफ किंगस्टन में भी विजिटिंग रिसर्चर हूँ। और एक दो और जगह पे भी कनेक्टेड हूँ। तो मेरा थ्रू आउट जितनी भी मेरा जो बैकग्राउंड है रिसर्च का, मेरी अंडरग्रेड की डिग्री के अलावा उसमें मैं एआई मशीन लर्निंग वगैरह के साथ ही अटैच रहा हूँ। मोर स्पेसिफिकली ज़्यादा मैं ऑडियोज़ के साथ, वीडियोज़ के ऊपर ज़्यादा काम किया मैंने। तो आज का जो मेरी ये टॉक है, दिस इज़ अबाउट के एआई जो है वो एंटरप्रेन्योर्स किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। चूंकि हमारा जो है बहुत वास्ट वैरायटी ऑफ पीपल है हमारे पास माशाल्लाह, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के हैं, डिफरेंट एक्सपर्टीज के हमारे पास यहाँ पे लोग हैं। तो क्योंकि एआई थोड़ा सा टेक्निकल एरिया है, तो कुछ चीज़ें शायद थोड़ी सी टेक्निकल हो जाएं, मगर मैं कोशिश करूंगा कि तमाम कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव जो टॉक का है वो यही है कि पहले थोड़ी सी एआई की एप्लीकेशंस वगैरह बता दूं कि एआई कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है। कुछ वीडियोस मैंने इंटरेस्टिंग देखी हैं, तो वो थोड़ी सी देख लेंगे कि एआई किस तरीके से किन डिफरेंट फील्ड्स के अंदर यूज़ हो रही है। फिर थोड़े से एआई के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम देख लेंगे कि एआई है क्या चीज़ और किस तरीके से डेवलप होती है। और फिर एंड के ऊपर हम देख लेंगे कि अभी फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं और किस तरह से बिजनेसेस के अंदर और एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो किस तरीके से एआई को यूज़ कर रहे हैं। और एआई जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है इन फ्यूचर। तो डॉक्टर साहब, जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा लगे कि इसको स्किप कर देना चाहिए, तो क्योंकि काफ़ी सारी मेरे पास मवाद है, तो आप देखिए अगर थोड़ा सा आपको लगे कि हमारे स्टूडेंट से, जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स उनसे रेलेवेंट नहीं है, तो फिर आप थोड़ा सा गाइड कर अल्लाह दीजिएगा, ताला उसको हम आपके लिए स्किप हम कर आपके देंगे। लिए दुआ करते हैं जनाब, अल्लाह ताला जी, बेस्ट चीज करवा दे इंशाल्लाह। जजाकल्ला। तो जी स्टार्ट करते हैं जी कि एआई है क्या बेसिकली। तो कोई है हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स में से जो थोड़ा सा एआई को डिस्क्राइब कर सके कि व्हाट इज एआई। क्योंकि आजकल तो हम हर जगह सुन रहे हैं कि बस एवरीवेयर इज एआई एआई। तो हर कोई एआई का नाम ले रहा है। और ना सिर्फ नाम ले रहा है, बल्कि वी नो के एआई को हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ भी कर रहे हैं। तो आजकल हमारी डेली लाइफ के अंदर एआई बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो मैं कुछ यूज़ केसेस भी दिखाऊंगा, मगर जानते हुए और ना जानते हुए भी हम जो है आजकल एआई बहुत ज़्यादा हमारे फ़ोन्स के अंदर, हमारे लैपटॉप्स के अंदर, और जितनी भी हम बहुत सारी इंटरेक्शन करते हैं डिजिटल चीज़ों के साथ, उनमें बहुत कॉमनली एआई हमारी यूज़ हो रही है। तो कोई हमारे पार्टिसिपेंट जो हमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहें कि डिस्क्राइब कर लें कि व्हाट जी इज़ एआई। जी, एनीवन? फायदा अब आप बता दें मैम, आपके क्या। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। सर, आई थिंक every
वो चीज़ इस वक्त जो भी आपका सॉफ्टवेयर है या जो भी आपकी एप्स हैं जिसको हम मज़ीद आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस के तौर पे इजीली एक कोई काम कर सकते हैं, मज़ीद मतलब जो काम आपको एक हम्म, ऐसी ऐप करके दे रही है जो जो हमें पहले खुद करना पड़ता था, मतलब मुझे बिल्कुल। ये लगता है। तो वो अब आपको सिर्फ एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आई थिंक आपको आनी चाहिए, जो आप हम्म, मशीन को काम करना सिर्फ उनको हुक्म दे सकते हैं कि आप ये काम करें, तो वो आपके लिए वो काम करके दे सकती हैं। बिल्कुल सो बिल्कुल। डॉक्टर इट्स अ वेरी गुड साहब मैं एक्सप्लेनेशन जी। शेर डॉक्टर साहब जवाब बात कर रहा हूँ। मेरा थोड़ा जी सा जी। डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ। मैंने पिछले दिनों कोई 3 वर्कशॉप्स अटेंड की एआई पे। हम्म तो हम्म मैं बड़ा इंस्पायर्ड था, और उस पर काफ़ी जो सीनियर लोग थे उन्होंने इसकी बड़ी तारीफें की। उसमें हम्म डॉक्टर्स थे वो, मुफ्लिस हम्म डिसिल्वन से, यूके से और हम्म ऑस्ट्रिया से। तो मैं हम्म इम्प्रेस था, और मैंने अपने बच्चे से कहा, जो कि अक्सर मेरे प्रोग्राम में साथ बैठता है। हम्म, आज मैं चूंकि इस्लामाबाद में हूँ इसलिए, तो मैंने उससे कहा अच्छा। कि यार ये तुम ये चैट जीपीटी यूज किया करो, तुम्हें पता है ये हम्म क्या है? तो हम्म वो आगे से कहने लगा ये एआई है। अच्छा, ही वॉज इन अच्छा जी। क्लास 2 एट द टाइम। अच्छा, जबरदस्त तो जबरदस्त। कहते ये एआई है। मैंने कहा तुम्हें पता है ये एआई क्या होता है? कहते मुझे अंग्रेजी में तो नहीं पता, लेकिन इसका मतलब होता है कंप्यूटर से बातें करना। जबरदस्त, सही सही। तो ये उसने डिस्क्राइब किया था। तो बिल्कुल, टू सम एक्सटेंट दिस इज आल्सो वेरी गुड डेफिनेशन ऑफ एआई। हुजैफा, आप बताना चाहेंगे? जी सर, मुझे जहाँ तक समझ आई है कि एआई ये है कि जिस तरह एक इंसानों के सोचने का प्रोसेस है, उनका थिंकिंग लेवल है, इसी तरह हम्म मुख्तलिफ एनिमल्स हैं उनकी थिंकिंग का लेवल है, इसी तरह हम हम्म मशीन को इस कैपेबल कर दें कि वो सोचें, उनकी हम्म कंप्यूटेशनल पावर इस कदर ज्यादा हो जाए कि वो हम्म एक इंसान की तरह सोचने पर आ जाए। तो इसको हम हम्म, एआई कहेंगे कि इसमें फिर वो मुख्तलिफ एआई की टर्म्स यूज होंगी। तो ये बिल्कुल चीज है बिल्कुल। कि मशीन जी जो जी। है वो इंसानों की तरह रिस्पॉन्स करने लग जाए, ये एआई हम्म, है। बिल्कुल। तमाम डेफिनेशंस और स्पेशली जोसेफ आपकी डेफिनेशन तो बहुत एक्यूरेट है। एआई जैसे नाम से पता चल रहा है, एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस जो है जैसे ह्यूमन की इंटेलिजेंस है, ह्यूमन हम जो है एज ए इंसान कुछ चीज़ें देखते हैं, कुछ ऑब्जर्व करते हैं, और कुछ ऐसे काम भी हम परफॉर्म कर सकते हैं उन ऑब्जर्वेशंस की बेस के ऊपर जो हमने नहीं एग्जैक्टली देखे भी नहीं होते। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं। लेट्स से मैंने लेट्स से डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब को आज से 15 साल पहले देखा हो, तो उसके बाद 15 साल पहले उनके फेशियल फीचर्स, उनके बहुत सारे जो है फेशियल जो भी फीचर्स वगैरह थे वो डिफरेंट हो, मगर हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो इतना इंटेलिजेंट होता है कि अगर 10-15 साल बाद भी अगर आपने किसी बंदे को देखा है, बेशक उसके फेशियल फीचर्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस भी आ गए, तो वी आर ह्यूमन ब्रेन इज इंटेलिजेंट इनफ कि वो दोबारा से उसको रिकग्नाइज कर सकता है। तो ऐसी एग्जांपल्स, ऐसी जो है चीजें भी वो रिकग्नाइज कर सकता है, ऐसे आंसर्स भी दे सकता है जिसके एग्जैक्ट आंसर उसने पहले ना भी देखे हों। तो इन अ वेरी सिमिलर वे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी मशीन्स को, कंप्यूटर्स को इंटेलिजेंट बनाते हैं, जिसके थ्रू वो जो है इतने इंटेलिजेंट हों कि वे ह्यूमन की तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकें, और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकें, कुछ डिसीजन मेकिंग कर सकें, और कुछ ऐसे डिसीजन भी वो ले सकें जिनके आंसर्स उनको ऑलरेडी पता ना हो, मगर उससे मिलती जुलती चीजें उनको हमने ऑलरेडी दिखाई। ठीक है, तो एक फॉर्मल डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है, मैं फॉर्मल डेफिनेशन रीड नहीं करूंगा, बट इसका जो मेन जो डेफिनेशन है, जो मेन पर्पस है, जो मेन इसका क्रक्स है, वो यही है कि हम कंप्यूटर्स को, मशीन्स को इतना इंटेलिजेंट बना दें कि वो डिसीजन मेकिंग कर सके ह्यूमंस की तरह से। ठीक है, तो आगे चल के हम देखेंगे भी कि ह्यूमन ब्रेन में और जो मशीन्स हम बना रहे हैं उनमें बहुत डिफरेंस है। ठीक है, अभी तक उन कैपेबिलिटीज तक हम नहीं पहुंच सके, हमारी मशीन जो है जो बिल्कुल ह्यूमन की तरह के काम कर सकें। बट पहले जो हमारे हम कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ते थे ना कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट कैन डू मेनी वर्क वेरी फास्टली बट इट कैन नॉट थिंक ऑफ इटसेल्फ, यानी अपने खुद से सोच नहीं सकता। तो ये एग्जैक्टली, डेफिनेशन चेंज हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम कंप्यूटर्स को इतना इंटेलिजेंट बना रहे हैं, आगे चल के मैं कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा कि वो इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि दे कैन थिंक, और दे कैन मेक सर्टेन डिसीजंस, और दे कैन आंसर सर्टेन क्वेश्चंस के जिस जो जो आंसर उन्होंने पहले देखे भी नहीं हुए, वो खुद से आंसर्स क्रिएट भी कर सकते हैं। तो ये क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये तमाम चीज़ें जो है अगर हम कंप्यूटर्स के अंदर वो अनेबल कर दें, तो हम कहते हैं कि दिस इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
ठीक है। कुछ हम देख लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस देख लेते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अब आप देखेंगे, आप मोबाइल खोलें और देयर आर लाइक थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ एआई मशीन लर्निंग। तो मैंने उनमें से कुछ जो हैं वो चूज किए हैं, जो थोड़ी सी इंडस्ट्री से भी रेलेवेंट हैं, कुछ ज़्यादा जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे उनके इंटरेस्ट की भी होंगी, और कुछ हमारी डेली लाइफ से के इंटरेस्ट की भी हैं। तो ये पहली एक एग्जांपल है। इसमें ये देखते हैं हम कि किस तरीके से जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारा कपड़ा वगैरह होता है और कपड़े के अंदर डिफेक्ट्स भी आ सकते हैं, कहीं पे फेडिंग हो जाए, कहीं पे कट्स वगैरह लगे हों, तो मैनुअली जो है कपड़े की क्वालिटी एश्योरेंस करना ह्यूमंस के लिए हो सकता है कि वो उसमें एरर्स भी पॉसिबल हों। तो ये एक कंपनी है जिन्होंने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर एआई जो है वो इम्प्लीमेंट किया है, और ये जो एआई का सिस्टम है इनका, ये ऑटोमेटिकली कपड़े को देखता है और कहीं पे भी डिफेक्ट हो तो ये उसको जज भी कर लेता है और उसको बता भी देता है। लेट्स सी। इसमें आवाज नहीं आ रही वीडियो में। अच्छा, आवाज नहीं आ रही? Just- इसको दोबारा शेयर कर लीजिए और फिर उस साउंड सेलेक्ट कर लीजिए प्लीज। अच्छा, मैं स्क्रीन को दोबारा शेयर कीजिए। आई होप कि अब आवाज आएगी, मुझे बताइएगा। जी आ रही है। In the world of textiles, precision matters. That's why we're introducing our cutting-edge defect detection solution using AI and computer vision. Imagine a system that can instantly identify and analyze imperfections in any fabric. Our advanced AI algorithms meticulously scan every inch, detecting even the tiniest flaws. It's not just powerful, it's versatile. Our defect detection seamlessly integrates with any camera, ensuring flexibility in your setup. Whether it's a high-end camera, our solution works effortlessly. Speed is crucial. Our system provides real-time analysis, allowing you to make decisions on the spot. No more waiting for results. Instant insights mean faster decision-making. We understand the importance of simplicity. Our user-friendly interface makes it easy for you to navigate and interpret results. Boost your efficiency by automating defect detection. Minimize manual inspections, reduce errors, and optimize your production process. Elevate your textile quality control with our defect detection solution. जी, तो ये हमने देखा किस तरीके से जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने कैमराज इंस्टॉल करके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ एल्गोरिदम्स वगैरह बना के कंप्यूटर के अंदर, तो उन्होंने किस तरीके से अपना जो प्रोसेस है क्वालिटी एश्योरेंस का और डिफेक्ट चेक करने का, उसको ऑटोमेट कर लिया। और इसका ऑब्वियसली फायदा है इंडस्ट्री के अंदर कि ह्यूमन आई हो सकता है कि बहुत सारे डिफेक्ट्स को जो है वो बाईपास कर जाए, मगर कंप्यूटर जो है और उसके जो कैमरास लगे हुए हैं, उनका एक ही काम है, उन्होंने डिफेक्ट्स को ही देखना है, और वो उनके लिए वो काफ़ी प्रिसीजन के साथ और काफ़ी एक्यूरेसी के साथ जो है इस तरह के काम परफॉर्म कर सकते हैं। सेकेंडली, हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें देखें कि किस तरीके से जो है ना सैमसंग वालों ने डिमांड फॉरकास्टिंग की है एआई के थ्रू। डिमांड फॉरकास्टिंग का मतलब है कि वो एआई एल्गोरिदम के थ्रू ये चेक कर रहे हैं कि नेक्स्ट महीने में, नेक्स्ट ईयर के अंदर, या अगले 10 साल के अंदर, या 5 सालों के अंदर उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केट के अंदर क्या डिमांड क्या होगी। क्या वो डिमांड इंक्रीज होने जा रही है, वो कम होने जा रही है,
और उस डिमांड के अकॉर्डिंगली वो फॉरकास्ट कर लेंगे, और वो उस डिमांड के अकॉर्डिंगली फिर अपनी प्रोडक्शन करेंगे। ये नहीं कि उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट बना लिए हैं और मार्केट में उतने सेल नहीं हुए और वो बहुत सारे आपके सप्लाई लाइंस के अंदर पड़े रहे, या फिर उन्होंने इतने प्रोडक्ट्स कम बना लिए हैं कि जो मार्केट की डिमांड्स को पूरा नहीं कर रहे। तो अब हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम इस तरीके से आ गए हैं कि वो इस तरह की जो डिमांड्स हैं प्रोडक्ट की फ्यूचर के अंदर, वो बड़ी एक्यूरेटली और बड़ी अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये एक और एग्जांपल देखते हैं हम कि ये सैमसंग ने किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया और किस तरीके से जो है उन्होंने डिमांड्स जो उनकी प्रोडक्ट की हो सकती हैं फ्यूचर के अंदर, उनकी जो है प्रिडिक्शंस और फोरकास्टिंग किस तरीके से करें। Demand forecasting is paramount for SCM and logistics operations. Inaccurate forecasts result in excess inventory or a shortage of inventory, which leads to a decline in the corporate's competitiveness and financial burdens. Even today, many companies still rely on their past experiences and intuition, or they are predominantly making extensive forecasting based on regions and product lines, and have difficulty forecasting detailed demand for each store and by product unit. Samsung Electronics Austria had similar concerns before the introduction of Samsung SDS's Cello demand sensing. Before implementing the solution was more complicated than now because we were not really sure at the end about how many units, how much will be our sales in the future. We had different factors that influence the future sales, and we were not sure about the impact of these factors in our sales. Accurate demand forecasting requires modeling to analyze the numerous factors that affect sales and their complex correlation. The lack of such analytics model revealed the limitation of existing demand forecasting. Cello demand sensing, on the other hand, leverages the machine learning technique of Brightix AI to analyze a great deal of data, creating its own optimal analytical model. चलिए जी, ये थोड़ी सी लेंथी वीडियो है, मगर मेरे ख्याल में इतनी वीडियो के अंदर हमने काफ़ी हमें आइडिया हो गया कि किस तरीके से सैमसंग जो है वो एआई को यूज़ कर रहा है अपनी डिमांड फॉरकास्टिंग के लिए। वो ज़्यादा एक्यूरेटली जो है वो डिमांड्स को फॉरकास्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड्स ऊपर जा रही हैं, नीचे जा रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी प्रोडक्शन वगैरह को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, ये भी वीडियोस हैं, मगर मैं अब इनको प्ले नहीं करूंगा। बस थोड़ा सा इनको क्विकली बता देता हूँ आपको कि ये है क्या, इसकी एआई की क्या एप्लीकेशंस हैं। एआई के अंदर, एआई की जो मेडिकल डायग्नोस्टिक्स के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। आई रिमेंबर कि यहाँ पे हमारे पास एक डॉक्टर साहब भी थे लास्ट सेशन जो मैंने अटेंड किया, तो ही मस्ट बी वेरी इंटरेस्टेड इन इट कि किस तरीके से जो एआई है वो जो बहुत सारे मेडिकल डायग्नोस्टिक्स है उनको बड़े एक्यूरेटली जो है वो परफॉर्म कर रही है। जैसे ये एपिलेप्सी है, उसके ये एक एग्जांपल दिखाई हुई है कि किस तरीके से जो है ब्रेन के एमआरआई स्कैन्स वगैरह जो है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम उनको रीड भी कर सकता है और उससे ऑटोमेटिकली देख सकता है कि ब्रेन के अंदर कौन से डिफेक्ट्स हैं। और इसका फायदा ये होता है कि जो आपके पास डॉक्टर्स हैं उनके पास थोड़ा सा अर्ली डिटेक्शन और अर्ली डायग्नोस्टिक्स पॉसिबल हो सकती है कि वो देख सकते हैं कि जी कौन सी ब्रेन के अंदर लेट से डिजीज जो है वो आगे फ्यूचर के अंदर डेवलप होने जा रही है, उसको अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए, और अगर डायग्नोज अर्ली हो जाएगी तो उसके जो है उसके सॉल्यूशंस भी अर्ली निकाले जा सकते हैं, उसको ट्रीट भी अर्ली किया जा सकता है। तो इस तरीके से एआई जो है वो मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर भी हमारे इंसानों को काफी सारा सपोर्ट कर रही है, हमारे इंसानों की बहुत सारे मसाइल को हल कर रही है। इस तरीके से जो है हमारे पास टेक्स्ट टू वीडियो कन्वर्जन है, ये बहुत इंडस्ट्री के लिए एक ना रेवोल्यूशनरी एग्जांपल है इन फ्यूचर। ये कॉन्सेप्ट आ रहा है इन फ्यूचर के बहुत सारे आपके पास जो मीडिया पर्सन्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे हमारे पास डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब बहुत बिजी इंसान है। तो ये अभी एक नई टेक्नोलॉजी है टेक्स्ट टू वीडियो कन्वर्जन की, कि जहाँ पे आप जो है कोई भी इंसान वो अपनी टेक्स्ट दे दे एआई एल्गोरिदम को और अपनी बहुत सारी वीडियोस जो एग्जिस्टिंग वीडियोस हैं वो दे दे, और नया टेक्स्ट जो है कि क्या वो लेक्चर देना चाह रहा है या किस प्रोडक्ट की वो प्रमोशन करना चाह रहा है, नई एडवर्टाइजमेंट बनाना चाह रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम उसी इंसान की वीडियो से रिलेटेड एक आर्टिफिशियल वीडियो बना देगा
और वो वाला कंटेंट उसमें डिस्क्राइब कर देगा जो आप उसको डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। लेट्स से अगर मैं आज एक लेक्चर देना चाह रहा हूँ किसी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के ऊपर, और जो मैंने पहले लेक्चर नहीं भी दिया हुआ, तो उसका कंटेंट टेक्स्ट का और अपनी कोई प्रीवियस लेक्चर या प्रीवियस वीडियोस में इस एआई एल्गोरिदम को दे दूं, और ये एआई एल्गोरिदम जो है ये ऑटोमेटिकली जो है नया कंटेंट जनरेट करके दे देगा। तो ऑब्वियसली इसकी कुछ डाउन साइड्स भी हैं, इसकी पॉजिटिव साइड्स भी हैं। मगर अगर इसको प्रॉपरली लाइसेंसिंग के थ्रू किया जाए कि जिसकी भी वीडियो क्रिएट की जा रही है वो इसको अपनी ऑथराइज करे और उसके प्रॉपर लाइसेंस के थ्रू उसकी वीडियोस क्रिएट की जाए, तो ऑब्वियसली इसके फायदे हैं। और अगर नेगेटिव भी साइड्स हैं इसकी, कि अगर उसको गलत मीन्स के लिए यूज किया जाए और बगैर परमिशन के किसी की वीडियोस डीप फेक के थ्रू बना ली जाए, तो दैट इज द डाउन साइड ऑफ इट। तो इंटरेस्टिंग। इसकी जो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है इसके अंदर इसकी काफी डिटेल एप्लीकेशंस आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे जो आपके पास मीडिया पर्सन्स हैं उनको नई कमर्शियल्स रिकॉर्ड करने के लिए बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है। तो देर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट कमिंग इन कि आप उनसे उनकी परमिशन ले लें, तो उनकी परमिशन के साथ आप उनकी प्रीवियस वीडियोस को यूज करते हुए नया कंटेंट उनकी फेस का या उनके जैसा क्रिएट कर लें। ऑब्वियसली इसमें लाइसेंसिंग इन्वॉल्व होगी, और जो भी आपके पास मीडिया पर्सन हैं या जो भी फेमस पर्सनैलिटीज हैं वो ऑथराइज करेंगे, तो तभी जो है ये वीडियोस और कमर्शियल्स बन सकेंगे। मगर इसका फायदा ये होगा कि जो भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड करवाते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते, तो इसके थ्रू वो बगैर ट्रैवल किए सिर्फ ऑथराइज कर दें और उनसे मिलती जुलती वीडियोस ऑटोमेटिकली क्रिएट होकर नया कंटेंट जनरेट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली उनके पास फिर ज़्यादा टाइम होगा अपने बच्चों को टाइम देने के लिए, अपने दीन पे ज़्यादा तवज्जो देने के लिए, या फिर और भी बाकी तमाम एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम की बचत भी हो सकती है इसके थ्रू। अगेन इस पे भी पूरी डिटेल है वीडियो, इसकी मैं डिटेल में नहीं जाता। ओके, अच्छा ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो है, और इसकी भी जो है ना हमारी इंडस्ट्री के अंदर बड़ी एप्लीकेशन। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम जो है वर्चुअल असिस्टेंट्स कहते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब ये है कि ये एक आपका एक असिस्टेंट बन गया जो आपके बिहाफ के ऊपर बहुत सारे काम करे। ये गूगल का वर्चुअल असिस्टेंट है, इसकी वीडियो अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है आपका असिस्टेंट है और ये आपकी बेस के ऊपर आपके लिए ये फोन कॉल्स भी कर सकता है, और आपके लिए अपॉइंटमेंट्स भी बुक कर सकता है, और आपके बहुत सारे डेली लाइफ के काम आपके कर सकता है। जिसको आप जिस तरह इसको ट्रेन कर देंगे उस तरीके से आपके बहुत सारे काम कर ले। अभी ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें एक गूगल असिस्टेंट है, ये खुद ही बार्बर को एक जो है बार्बर शॉप पे कॉल करेगा, और आपके लिए जो है ना जो इसका ऑनर है उसके लिए वो बार्बर शॉप से हेयर कटिंग की अपॉइंटमेंट ले लेगा। ठीक, तो ये तो इसकी एक एग्जांपल है, मगर इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। जैसे कि हम लेट्स से मैं सोच रहा था अभी कल ही कि इसकी एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हो सकती है, जैसे पाकिस्तान में कि हम फार्मास्यूटिकल हमारे पास जो है कंपनीज हैं, या हमारे पास जो है मेडिकल स्टोर्स हैं, फार्मेसीज वगैरह हैं, तो उसमें मेडिसिन को सर्च करना और देखना कि मेडिसिन कहाँ पे पड़ी हुई है, फिर उसको निकालना और फिर उसकी इन्वेंट्री को मेंटेन करना, दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो हम इस तरह के असिस्टेंट बना सकते हैं कि जो आपके बिहाफ पे, ह्यूमन के बिहाफ पे फोन कॉल्स लें और रिक्वेस्ट रिसीव करें कि कौन सी मेडिसिन किसी बंदे को चाहिए। ऑटोमेटिकली वो देखे कि इन्वेंट्री के अंदर है या नहीं है वो मेडिसिन, वो कस्टमर को आंसर करें कि अवेलेबल है, वो ऑटोमेटिकली फिर जो है ह्यूमन को बताए कि ये वाली जो मेडिसिन है ये फलानी आयल के ऊपर पड़ी हुई है, वहां से आप उठा सकते हैं, उसको पैक कर सकते हैं, और ओवरऑल प्रोसेस जो है बड़ा क्विक हो सकता है और बड़ा एक्यूरेट भी हो सकता है। तो लेट्स सी, मैं ये वीडियो दिखाता हूँ आपको, आपको जरा ज्यादा आइडिया हो जाएगा कि ये एक एप्लीकेशन किस तरह से गूगल असिस्टेंट किस तरह से काम कर रहा है, और इसको और किन किन जगहों पे हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह की एप्लीकेशन को। Sandra, you've booked your holiday. You're going to need some wheels. What about this? A convertible. Feel the wind in your hair, Sandra. Do it. Yes, Sandra. Kayak compares hundreds of car hire prices to find you great deals. Go see for yourself. Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. It turns out a big part of getting things done is making a phone call. We think AI can help with this problem.
let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have at 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. हाँ, तो जी आपने देखा किस तरीके से जो है गूगल ने या कंप्यूटर ने कॉल की है एक हेयर सलून के ऊपर, और पूरी कन्वर्सेशन उसने खुद से की है, इंटेलिजेंटली उसको आंसर्स दिए, और पूरी जो है अपॉइंटमेंट उसने बुक कर लिया। ठीक है, तो दिस इज वन एग्जांपल, मगर इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल जो है वो इंडस्ट्री के अंदर, कॉल सेंटर्स के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे जो है कंप्यूटर्स आपके बिहाफ के ऊपर एज एन असिस्टेंट काम करें, और वो बहुत सारी क्यूरीज को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं मोर इंटेलिजेंटली और मोर एक्यूरेटली। क्योंकि ह्यूमन के अंदर तो ठीक है, ह्यूमन के अंदर वी आर लिमिटेड कि जो हमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसके अकॉर्डिंगली जो है हमारे ह्यूमंस ट्रेन होंगे और क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे। हो सकता है बहुत सारे एम्प्लॉयज जो है हमें चेंज करने पड़े, नया एम्प्लॉय आए तो नया एम्प्लॉय के दोबारा से ट्रेनिंग देनी पड़े, बहुत सारा नया डाटा उसको दोबारा देना पड़े, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर उसको बताने पड़े। तो कंप्यूटर इस तरह, इस ये एक बेटर सॉर्ट ऑफ रिप्लेसमेंट हो सकती है इस तरह की प्रॉब्लम्स के अंदर, कि जिसको हमने एक दफा ट्रेन कर दिया और वो हर आंसर जो है उससे रेलेवेंट जो है वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस को आंसर कर सके। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी हो सकती हैं। स्पोर्ट्स एनालिटिक्स के अंदर इसकी एआई की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं हमारे पास, जहाँ पे स्पोर्ट्स को बेहतर तरीके से कैसे हम खेल सकते हैं, उसके अंदर हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा फ्रॉड न्यूज़ डिटेक्शन बड़े एक्यूरेटली हमारे पास एआई एल्गोरिदम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम्स फ्रॉड न्यूज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। डीप फेक जो वीडियोस बनी होती हैं, डीप फेक ऑडियोज जो बनी है, उनको हम देख सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे काम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम परफॉर्म कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम के थ्रू। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि मशीन लर्निंग है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, थोड़ी सी इसकी टेक्निकल डिटेल में चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, जस्ट मैं लेमैन इसकी डेफिनेशंस बताऊंगा, बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स के अंदर हम नहीं जाएंगे। तो एक ये कॉन्सेप्ट है जिसको मशीन लर्निंग कहते हैं। मशीन लर्निंग जो है ये भी काफ़ी कॉमनली यूज्ड टर्मिनोलॉजी है, और ये भी एआई का ही एक पार्ट है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक जनरल सॉर्ट ऑफ अ टर्म है कि हम अपने कंप्यूटर्स को इंटेलिजेंट बना लें। ठीक है? तो जो मशीन लर्निंग है ये भी आपकी कंप्यूटर्स को इंटेलिजेंट ही बनाती है, मगर एक मखसूस तरीके से हम जो है अपनी मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाते हैं, उसको हम मशीन लर्निंग कहते हैं। तो मशीन लर्निंग का पर्पस भी बेसिकली वही है कि हमने मशीन को ट्रेन करना है, कंप्यूटर्स को ट्रेन करना है कि वो बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस के आंसर कर सके, ऐसे क्वेश्चंस के भी आंसर कर सके जो क्वेश्चन उसने पहले से नहीं भी देखे हुए। तो ये जो मशीन लर्निंग है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही फील्ड है। और आजकल हमारे जितने भी हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम इम्प्लीमेंटेड हैं, मोस्ट ऑफ देम, आई वुड से 70 to 80% ऑफ देम वो मशीन लर्निंग के थ्रू ही इम्प्लीमेंटेड है। तो हम देखते हैं कि मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है, और ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट ये है कि हम कंप्यूटर्स को सिखाते हैं बहुत सारे काम, उनको बहुत सारी मिसालें देके। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें ये एक बच्चा है जिसको हम ये सिखा रहे हैं कि इसमें ये डंपर्स हैं, ये कुछ डंपर टॉयज हैं, ये कुछ हमारे पास ट्रक के टॉयज हैं। तो उसको बहुत सारी हम एग्जांपल दिखा देंगे, इस तरह के डंपर्स होते हैं,
और इस तरह के ये जो है ये वाला टॉय, ये ट्रक टॉय है। तो बहुत सारी हम उसको एग्जांपल दिखा देंगे और बाद में उसको इनमें से नहीं बल्कि कोई और टॉय दे दें जो इनसे मिलता जुलता हो, जो डंपर का हो या वो ट्रक हो। तो हमारे बच्चा जो होगा वो दे आर इंटेलिजेंट इनफ कि वो इसको लर्न कर ले कि ओके, अगर उसने ये डंपर नहीं भी देखा या ये वाला ट्रक नहीं भी देखा, तो उसको जो हमने मिसालें दिखाई थी पहले, उन मिसालों की बेस के ऊपर वो ऑटोमेटिकली बता देगा अच्छा ये वाला डंपर है, ये वाला टॉय ट्रक है। और इस तरह हमारे और भी बहुत सारी एग्जांपल डेली लाइफ के अंदर हो सकती हैं, जिस तरीके से हम हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है वो लर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल हम लिखना सीखते हैं, हमारे बच्चे तो किस तरह से लिखना सीखते हैं कि छोटे से बच्चे होते हैं, उनको हम ए पेंसिल पकड़ के दिखाते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो शुरू में तो वो बड़े साफ सुथरे ए बी सी लिखे हुए देख लेता है, उसको समझ लेता है। मगर जब उसकी ट्रेनिंग हो जाती है तो बाद में वो जो है वो डॉक्टर्स की राइटिंग भी पढ़ लेता है। ठीक है, तो वो बहुत बहुत सारी अगर हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड हैंड राइटिंग भी लिखी हुई हो तो हमारा बच्चा जो है वो ऑटोमेटिकली पढ़ लेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी इवन दो कि वो वाली हैंड राइटिंग हमने बच्चे को नहीं दिखाई होगी, मगर हमारे बच्चों के ब्रेन या ह्यूमन जो ब्रेन है वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि अगर हमने उसको कुछ मिलती जुलती एग्जांपल्स भी दिखा दी हैं तो वो जो है बच्चा जो है उन मिलती जुलती एग्जांपल्स की बेस के ऊपर ही डिसीजन ले सकता है, रीडिंग कर सकता है, पढ़ सकता है। तो बिल्कुल मशीन लर्निंग का भी यही कॉन्सेप्ट है। अ, जैसे फेस की बात कर ली, मैंने ये वाली एग्जांपल पहले भी दी। हम लोगों के फेसेस देखते हैं, बहुत सारी उनकी इमेजेस देखते हैं, अगर वो बहुत साल बाद भी हमें मिले, बेशक फेशियल फीचर चेंज हो चुके हों, तो ह्यूमन ब्रेन इतना ट्रेंड होता है कि अब अगर उस बंदे की अगर करंट फोटो नहीं भी देखी तो वो फिर भी हमारे ह्यूमन ब्रेन जो है वो रिकग्नाइज कर सकते हैं कि जी ये वाला बंदा जो है ये फलां बंदा है, ये फलां बंदा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से मशीन लर्निंग भी यही है। मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं कि बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं वो हम मशीन को दिखा देते हैं, जिसको बताते हैं कि लेट्स से हमने फेशियल रिकग्निशन करवानी है, तो मैं हमारे अपनी बहुत सारे इमेजेस, अपनी बहुत सारी फोटोज मशीन को दिखा दूं, और डॉक्टर शाहिद साहब की बहुत सारी फोटोज दिखा दूं, और राशिद साहब की दिखा दूं, फाइका की बहुत सारी फोटोज दिखा दूं, और बाद में कोई नई फोटो भी इनमें से किसी पर्सन की मैं अपनी मशीन को दूं, तो ये मशीन जो है, ये कंप्यूटर जो है, ये ऑटोमेटिकली बता देगा कि ये वाली फोटो फाइका की है, ये राशिद साहब की है, ये डॉक्टर शाहिद साहब की है, ये अताउर रहमान साहब की है। तो इस तरीके से जो है मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट ये है कि हम बहुत सारी ट्रेनिंग डेटा, बहुत सारी एग्जाम्पल जो हैं वो कंप्यूटर को दिखा दें, और कंप्यूटर जो है उसकी बेस के ऊपर सीख ले, और फिर बाद में कोई नई एग्जाम्पल भी हम दें तो वो ऑटोमेटिकली उसका जवाब दे सके। तो दिस इज व्हाट मशीन लर्निंग है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने पहले देखा कि वो तो हमने मशीन को इंटेलिजेंट बनाना है, वो बहुत सारे तरीकों से बना सकते हैं। वो रूल्स के थ्रू भी बना सकते हैं। हम बता दें, लेट्स से मैं कहता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने अपने बच्चे को बताना है कि ये एक जो स्क्वायर क्या होता है। तो दो तरीके हो सकते हैं स्क्वायर समझाने के बच्चे को। स्क्वायर का एक तो तरीका ये हो सकता है कि मैं उसको रूल बता दूं कि स्क्वायर ऐसा शेप होती है जिसकी चार साइडें होती हैं, और तमाम की तमाम साइडें उनकी लेंथ बराबर होती है। तो ये मैंने रूल बता दिया उसको, तो वो रूल की बेस के ऊपर देख लेगा कि क्या ये इसको। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं उसको बहुत सारे स्क्वायर्स दिखा दूं, और बहुत सारे स्क्वायर दिखा दूं, और बाद में कोई नया स्क्वायर दूं तो वो पूछे उससे कि क्या ये स्क्वायर है या नहीं है। तो ये दो डिफरेंट तरीके हो गए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर रूल बेस्ड हमारी भी इंटेलिजेंस होती है, बगैर रूल्स वाली इंटेलिजेंस भी होती है। तो जो बगैर रूल वाली होती है, जिसमें मिसालों के थ्रू हम सिखाते हैं, उसको हम मशीन लर्निंग कह देते हैं। ठीक है, तो ये उसकी जनरल डेफिनेशन है कि हम जो रूल्स बता दें, पहले कंप्यूटर प्रोग्राम को रूल्स बता दें, डाटा भी दे दें, तो ये हमारी जनरल क्लासिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक थी। और जहां पे हम कोई रूल्स ना बताएं, कोई रूल डिफाइन ना करें, सिर्फ जो है कुछ डेटा दे दें और डेटा के जवाब भी बता दें कि इस डेटा के ये जवाब है, और उसके थ्रू ट्रेनिंग करें। लेट्स से हम कहें कि ये डंपर है, ये ट्रक की फोटो है, ये डंपर की फोटो है, ये ट्रक की फोटो है, और बाद में कोई नई एग्जाम्पल भी दें तो वो उसको ऑटोमेटिकली जज कर सके। तो ये हमारे बेसिक जो है मशीन लर्निंग की टेक्निक है, जो आजकल कंप्यूटर्स के अंदर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इस्तेमाल हो रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक बहुत मशहूर टर्मिनोलॉजी हो गई है, मगर मेनली जो इस वक्त जो बूम आया है पिछले लास्ट 2 डेकेड्स के अंदर, या 1.5 डेकेड के अंदर, वो मेनली बेसिकली ए मशीन लर्निंग की वजह से हमारे पास जो है वो एक बहुत सारी सर्ज आई है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, और बहुत सारी नई एप्लीकेशंस के हिसाब से। ये बहुत सारी नई टर्मिनोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टर्मिनोलॉजी है, लोग मशीन लर्निंग सुनते होंगे, डीप लर्निंग सुनते होंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है
जिसमें हम कंप्यूटर्स को इंटेलिजेंट बना देते हैं। और मशीन लर्निंग हमारी क्या है कि जिसमें हम मिसालों के थ्रू जो है, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम ट्रेनिंग करते हैं कि अपनी मशीन्स को इंटेलिजेंट बना दें। और मशीन लर्निंग के बहुत सारे तरीके हैं कि जिस तरह मशीन लर्निंग, उसमें से एक तरीका डीप लर्निंग है। ठीक है? तो ये थोड़ी सी सेग्रीगेशन है इन तीन टर्मिनोलॉजी की, जो आजकल हम बहुत ज्यादा सुनते हैं। डीप लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो डीप लर्निंग एक एक एल्गोरिदम है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो मशीन लर्निंग का है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स। क्यों मशहूर हो रही है आजकल मशीन लर्निंग, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। एक तो हमारे पास बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स, बहुत फास्ट कंप्यूटर्स आ गए। अब मुझे याद है कि 1998 में या 2000 में मैंने शायद पेंटियम 2 लिया था, और उसमें मेरे कंप्यूटर के अंदर शायद कुछ एमबी की मेमोरी थी और बहुत स्लो कंप्यूटर था। और अभी आप देखें कि उन कंप्यूटर से ज़्यादा हमारे मोबाइल फोन्स फास्ट हैं। और हमारे पास अभी जो कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर गेमिंग के प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, उसके अंदर मल्टी मल्टी पैरेलल प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, बहुत फास्ट कंप्यूटर्स आ गए। तो क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर्स बहुत तेज़ आ गए हैं, और मशीन लर्निंग की जो टेक्निक्स हैं वो बहुत सारा उसको डाटा रिक्वायर्ड होता है। मैंने बताया ना, जैसे कि हम बहुत सारी ट्रक की एग्जांपल्स और डंपर्स की एग्जांपल दिखाएंगे बच्चे को सिखाने के लिए, तो कंप्यूटर को सिखाने के लिए भी हमें बहुत सारी एग्जांपल देनी पड़ेंगी। तो ह्यूमन ब्रेन तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इसको बहुत इंटेलिजेंट बनाया है, वो बहुत क्विकली लर्न कर लेता है। मगर जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, जो कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बनाना है, तो उसको इंटेलिजेंट करने के लिए हमें बहुत सारी मिसालें देनी पड़ेंगी, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा। समटाइम इस तरह होता है कि हमें मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स भी देनी पड़ती हैं, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स भी देनी पड़ती हैं। तो लिहाजा पहले तो हमारे पास कंप्यूटर स्लो थे, तो लिहाजा मशीन लर्निंग इतनी सक्सेसफुल नहीं थी। मगर अब पिछले एक डेकेड के अंदर, एक डेढ़ डेकेड के अंदर हमारे कंप्यूटर्स बहुत फास्ट आ गए। लिहाजा चूंकि ये फास्ट आ गए हैं, तो अब इसलिए हमारे पास ये पॉसिबल हो गया। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। 1950 के अंदर पहले जो है एलन ट्यूरिंग ने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया था, और उसके बाद से चलता रहा। मगर ये ज्यादा फेमस अभी पिछले 10-15 साल में इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास बहुत तेज कंप्यूटर आ गए जो बहुत सारे डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं अब। ठीक है। और बहुत सारा हमारे पास डेटा भी अब इकट्ठा होना शुरू हो गया। देखिए, हमारे पास फेसबुक के ऊपर हमारा बहुत सारा डेटा है, हमारे पर्सनल डेटाज, बहुत सारे फोटोज, हमारे इमेजेस, बहुत सारा बिजनेस के बहुत सारे डेटाज अब हम कलेक्ट करते हैं जो पहले हम कलेक्ट नहीं करते थे। तो इन बहुत सारे डेटाज को प्रोसेस करना ह्यूमन के लिए, उस स्पेसिफिक डेटा को प्रोसेस करना, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन अल्लाह ताला ने बहुत इंटेलिजेंट तो बनाया है, मगर हम बहुत सारी पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। हम फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, बच्चों को भी टाइम दे रहे हैं, और भी अपनी इबादत भी कर रहे हैं, और साथ साथ हम अपने और बहुत सारी कंप्यूटेशंस भी करनी है, ऑफिस के काम भी करने। तो इतनी ज़्यादा एक्यूरेट सॉर्ट ऑफ प्रोसेस करना डाटा को ह्यूमन ब्रेन के लिए बहुत कम टाइम के अंदर जो है, दैट इज़ डिफिकल्ट। तो लिहाजा अब कंप्यूटर जो है वो डेडिकेटेड काम के लिए हमने कंप्यूटर बना दिए हैं, जो कि बहुत सारे डाटा के अंदर इंटेलिजेंटली उसके अंदर पैटर्न्स देख सकते हैं, और उसको जज कर सकते हैं कि उसकी बेस के ऊपर बहुत सारे डिसीजंस ले सकते हैं। तो एक तो बहुत सारा हमारे पास डाटा आ गया, और दूसरा एनवायरनमेंट अब बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। क्योंकि अब देखें, पहले बिजनेस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मगर अब मैं आपको दिखाई, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिखाई कि हमारे हमारे पास बिजनेसेस के अंदर इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, हमारे पास मेडिसिन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, हमारे पास जो है मोबाइल के अंदर जो सर्चिंग कर रहे हैं हम उसके अंदर हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। हम लैपटॉप्स ओपन करते हैं, हमारे पास फेस रिकग्निशन सिस्टम्स लगे हुए हैं कि हमारे पास फेस को देख के हमारा कंप्यूटर हमें लॉग इन कर दे। ठीक है। तो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इसने एक सॉर्ट ऑफ लोगों की माइंडसेट चेंज कर दिया, और एक तकरीबन एक कंप्लीटली एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया। लिहाजा इसलिए बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब, चूंकि अब लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही हैं, तो लिहाजा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ज्यादा फेमस होना शुरू हो गई। ठीक। इसमें बहुत सारी रिसर्च भी होना शुरू हो गई है। देखें, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, हमारी रिसर्च बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई है पिछले कुछ सालों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पहले सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्रामर्स और जिनको बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग आती थी वो कर सकते थे, मगर अब हमारे पास इस तरह के टूल्स, इस तरह की टेक्निक्स आ गई हैं कि आपको अगर प्रोग्रामिंग नहीं भी आती, तो हमारे पास नो कोड एआई सॉल्यूशंस भी हैं। अब आपके पास ये एक, मैं आपको ये एंड्रयू एनजी की लैब का एक प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर इन्होंने ये एक वेबसाइट बना दी है जहाँ पे आप अपना प्रॉब्लम दें। जैसे वीडियो के अंदर कुछ एनालिसिस करना है आपने, कुछ
तो लेट्स से अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपने टेक्सटाइल के अंदर उन्होंने एक प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया जिसमें वो डिफेक्ट्स फाइंड आउट कर रहे हैं कपड़े के अंदर। तो अब आपको तमाम काम खुद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीजें अब इंटरनेट पे अवेलेबल कर दी गई हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है, इन्होंने एक वेबसाइट बनाई है जहाँ पे आप अपनी वीडियो अपलोड करें और नीचे एक्सप्लेन करते हैं कि इस वीडियो में क्या काम करना चाह रहे हैं आप, क्या इसमें से डिफेक्ट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इसमें फेस रिकग्नाइज करना चाह रहे हैं, इसमें क्या करना चाह रहे हैं, वो एक्सप्लेन कर दें। तो ये वेबसाइट आपको पूरा का पूरा कोड लिख के दे देगी, ठीक। तो इस तरह के नो कोड सॉल्यूशंस भी अब हमारे पास आ गए हैं कि कोडिंग अब हमें करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें कोडिंग का नॉलेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का नॉलेज अब होना बहुत जरूरी नहीं है। तो इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज्यादा फेमस होना शुरू हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट है थोड़ा सा एआई एल्गोरिथम्स का। ये थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जस्ट इसको ब्रीफली बता दूंगा, इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊँ क्योंकि हमारे पास डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं और आई थिंक वी हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट एज वेल। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेनली हम इसको ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हमारे पास कुछ सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं, कुछ अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम होते हैं और तीसरे हमारे पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं। तो जो हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं वो तो अभी मैंने आपको बता दिया। उसमें हमारे पास 2 चीजें हैं सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम में। एक हमारे पास होता है क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम और रिग्रेशन एल्गोरिदम। तो इन दोनों की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम का काम ये है कि आपने ये देखना हो कि एक चीज जो है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करती है। लेट्स से ये हमारे पास ऑरेंजेस हैं और एप्पल्स हैं, तो हम कंप्यूटर को इस तरह से ट्रेन करना चाह रहे हैं कि मैं उसको एप्पल दिखाऊं तो वो बताए कि ये एप्पल है, उसको ऑरेंज दिखाऊं तो वो ये बता सके कि ये ऑरेंज है, ठीक है। तो इसको हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम कहते हैं। तो इसको कैसे करेंगे हम, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे ऑरेंजेस की शक्लें मैं कंप्यूटर को दिखा दूंगा और बहुत सारे एप्पल्स की शक्लें मैं कंप्यूटर को दिखा दूंगा और बाद में कंप्यूटर को कहूंगा बताओ एक नया एप्पल दूं और कंप्यूटर बताए कि ये एप्पल है और ये ऑरेंज है, ठीक है। तो इसको हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम कहते हैं। तो इसकी बहुत सारी हमारे पास जो है वो एप्लीकेशंस भी हैं। लेट्स से आजकल हम देखते हैं कि हमारे पास हमारी ईमेल बॉक्स के अंदर ऑटोमेटिकली हमारी ईमेल जो हैं वो स्पैम में चली जाती हैं, हमारे ईमेल्स में आ जाती है। तो ये हमारे पास एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम लगा हुआ है ईमेल के अंदर कि जो ऑटोमेटिकली ईमेल को देखता है और कहता है कि ये वाली ईमेल जो है ये स्पैम है और ये नॉट स्पैम है, ठीक। फॉर एग्जांपल कैंसर, हमारे ब्रेन के अंदर इमेजेस एमआरआईज को पढ़ने के लिए हमने कंप्यूटर एल्गोरिदम्स बना दिए हैं जो ऑटोमेटिकली बता देते हैं कि इस ब्रेन के अंदर कैंसर है या नहीं है, इस ब्रेन में ट्यूमर है या नहीं है। और इस तरह बहुत सारे हमारे सेंटिमेंट एनालिसिस, लेट्स से अब हमारे पास अमेजोन और भी बहुत सारी जो हमारे पास ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वहाँ पे लोग अपने रिव्यूज लिखते हैं। तो हमारे पास ये नहीं है कि वहाँ पे बंदे बैठे हों और जो तमाम के तमाम रिव्यूज पढ़ रहे हों पर्सनली। अब हमारे पास कंप्यूटर एल्गोरिदम्स हैं जो ऑटोमेटिकली तमाम रिव्यूज को पढ़ते हैं और ये बता देते हैं कि ये रिव्यू पॉजिटिव है या ये रिव्यू नेगेटिव है। तो बजाय इसके कि वो थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज अब कंप्यूटर आप कोई ह्यूमन बैठ के पढ़ता रहे बैठ के, अब हमारे पास कंप्यूटर एल्गोरिदम्स बन गए हैं कि जो खुद से देखेगा कि ये रिव्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम की एग्जांपल है। और इसी तरह से हमारे पास जो बैंक्स के अंदर ट्रांजेक्शन होती हैं, अब लास्ट कुछ दिन पहले आ, मुझे मेरे बैंक की तरफ से कॉल आ गई कि एक ट्रांजेक्शन हुई है और वी अज्यूम कि ये ट्रांजेक्शन जो है ये फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन है और इसको हमने स्टॉप कर दिया। तो ये अब कोई ह्यूमन तो बैठा नहीं था कि जो मैनुअली देख रहा हो कि कौन सी किसी बंदे की थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर हैं उनकी डेली बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, कौन सी ट्रांजेक्शन फ्रॉडलेंट है कौन सी फ्रॉडलेंट नहीं है। ये कंप्यूटर एल्गोरिदम्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम्स हैं जो ऑटोमेटिकली बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स के फीचर्स को देखती हैं और ऑटोमेटिकली बताती हैं ये वाली ट्रांजेक्शन फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन है या नॉन फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन है। तो इस तरीके से हमारे पास एआई एल्गोरिदम्स फ्रॉड और नॉट फ्रॉड को भी डिटेक्ट करने में इस्तेमाल हो रहे हैं। और फिर हमारे पास रिग्रेशन एल्गोरिदम है जो प्रिडिक्शन करते हैं, वैल्यूज की प्रिडिक्शन करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास लेट्स से मैं एक एल्गोरिदम बनाना चाह रहा हूँ कि जो गुजरांवाला के अंदर बहुत सारे घरों के साइजेस के हिसाब से मुझे ये बता दे कि घर का साइज मैं उसको दूं और वो मुझे बता दे कि इसकी घर की क्या प्राइस होनी चाहिए, ठीक। तो इस तरह का हम एआई एल्गोरिदम भी बना सकते हैं। ये रिग्रेशन एल्गोरिदम्स होते हैं कि जो हमें ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट कर देते हैं कि वैल्यूज प्रिडिक्ट कर लेते हैं, जिसको हम लेट्स से जैसे मैंने एग्जांपल दी कि हम घर के साइज के हिसाब से उसकी प्राइस प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये हमारा एक रिग्रेशन एल्गोरिदम हमारे ये काम कर सकता है। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं कि जैसे हम सेल्स की फोरकास्टिंग करना चाह रहे हैं कि बहुत सारे हमारे ये वाली जो कंपनी है फ्यूचर में
या 10 साल बाद या 5 साल बाद या 1 साल बाद इसकी क्या सेल्स होंगी, तो वो भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं एआई एल्गोरिदम्स के थ्रू। हम जो है प्राइसेस की ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं कि बहुत सारे मार्केट फैक्टर्स को देखते हुए हमारा एआई एल्गोरिदम में बता दे कि कौन सी हमारी जो प्रोडक्ट है इसकी क्या प्राइस जो है ये बेस्ट प्राइस होगी, जिसके ऊपर हमारी जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट सेल हो सकती है। इस तरह के हम रिग्रेशन एल्गोरिदम बना सकते हैं। हम रिस्क असेसमेंट्स कर सकते हैं फाइनेंस के जिसमें हम ये प्रोबेबिलिटीज, ये चांसेस देखना चाह रहे हो कि अगर एक लोन बैंक दे रहा है तो इसके ये लोन दे रहा है तो इसके जिस बंदे को दे रहा है उसके डिफॉल्ट हो जाने के क्या चांसेस हैं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटीज हैं। मार्केटिंग, हम एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं। डिमांड्स एंड इन्वेंट्री फॉरकास्टिंग है, जो अभी मैंने सैमसंग की आपको एग्जांपल दिखाई थी। और हेल्थ केयर की कॉस्ट और हेल्थ केयर की प्रिडिक्शंस के अंदर भी यूज हो रही है। जैसे अभी हमारे पास कोविड आया था, तो एआई एल्गोरिदम्स के थ्रू हमने देखा कि जो भी उन्होंने डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आपकी वैक्सीन्स बनाई, तो उन्होंने एआई एल्गोरिदम के थ्रू प्रिडिक्शन की कि इस जो वैक्सीन है इसके सक्सेसफुल होने के क्या चांसेस हैं। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारी हम हेल्थ के अंदर जो है किसी भी मेडिसिन की हेल्थ पे क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसको भी हम बहुत सारे पब्लिक में ले जाने से पहले ही हम उसको प्रिडिक्शन कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम्स के थ्रू। इसके अलावा हमारे बहुत सारे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम्स भी हैं। जैसे हमें हमारे बास्केट के अंदर बहुत सारे ऑरेंजेस और एप्पल्स पड़े हुए हैं, तो हम एक एआई एल्गोरिदम चाहते हैं कि जो इनकी ग्रुपिंग करते बस कि ये ग्रुप ऑरेंजेस का है और ये बास्केट के अंदर ये ग्रुप मैंगोस का है। तो ये हमारे पास जो है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं। इसकी इंडस्ट्री के अंदर क्या एग्जांपल है, जैसे हमारे पास बहुत सारे हमारे जो ह्यूमंस हैं इनके बॉडी मेजरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। मेरा शोल्डर साइज डिफरेंट होगा, किसी और बंदे का शोल्डर साइज डिफरेंट होगा, वेस्ट साइज डिफरेंट होगा। मगर गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास साइजेस फिक्स ही हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा स्मॉल होगा, मीडियम होगा, लार्ज होगा, एक्स्ट्रा लार्ज होगा। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ 4-5 साइजेस फिक्स हैं। मगर हमारे पास जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस की बॉडी के जो साइजेस हैं, उनकी मेजरमेंट्स हैं, वो हर इंसान की डिफरेंट है। तो लिहाजा हमारे पास एआई एल्गोरिदम इस तरह से बना सकते हैं कि जो डिफरेंट बॉडी या डिफरेंट साइजेस को इन 4-5 कैटेगरीज के अंदर ग्रुप कर दे और बता दे कि अच्छा इस ग्रुप के लिए ये वाला आप साइज मीडियम की ये वाली कटिंग्स कर लें, लार्ज की ये वाली कटिंग्स कर लें और एक्स्ट्रा लार्ज की ये वाली कटिंग्स कर लें। तो बहुत एक्यूरेटली और बहुत प्रिसाइजली जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर हम रिग्रेशन एल्गोरिदम्स को इस्तेमाल कर सकते, सॉरी अनसुपरवाइज क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स को इस्तेमाल कर सकते। और ये बहुत सारे और भी हमारे डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं। जैसे नेटफ्लिक्स के अंदर हमारे पास यूज हो रहा होगा, यूट्यूब के अंदर, अमेजोन के अंदर। यूट्यूब के अंदर आपने देखा कि हमारे पास रिकमेंडर सिस्टम्स लगे हुए हैं कि जिस तरह की हम वीडियोस देखते हैं यूट्यूब हमें उसी तरह की वीडियोस अब रिकमेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो दिस इज द क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। उसने एक तरह की वीडियोस को एक ग्रुप कर लिया और जिस तरह की हम वीडियो देख रहे हैं उसी तरह की वो वीडियोस हमें रिकमेंड करें। इसी तरह हमारे पास अमेजोन के अंदर या दराज के अंदर हमारे पास रिकमेंडर सिस्टम्स लगे हुए हैं कि जिस तरह की हम प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे होते हैं उसी तरह की प्रोडक्ट्स हमें वो अब आगे दिखा रहा होता है कि आप ये वाली सजेस्ट कर रहा होता है कि आप ये वाली परचेज कर लें। तो ये तमाम के तमाम हमारे पास एआई एल्गोरिथम्स हैं जिनको हम क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स कहते हैं। और हमारे पास सोशल मीडिया के अंदर भी ये बहुत सारे यूज हो रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास लिंक्डइन के अंदर या फेसबुक के अंदर हमें फ्रेंड्स जो रिकमेंडेशन आ रही होती हैं वो तमाम के तमाम हमारे क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स की बेस के ऊपर है, जहाँ पे एक तरह के लोग, एक तरह के इंटरेस्ट के लोग या उनके कुछ एक्टिविटीज या उनके बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स मैच करते हो। तो ये हमारे पास एआई एल्गोरिथम हमें बता देते हैं कि आप जो है इन तमाम चीज़ों को, तमाम लोगों को ग्रुप कर दें एक ग्रुप के अंदर और वो रिकमेंडेशंस उसकी बेस पे आना शुरू हो जाती है। एक हमारे बहुत इंटरेस्टिंग अब ये एल्गोरिथम्स हैं जिसको हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम कहते हैं। तो ये वहां पे इस्तेमाल होता है जहां पे हमारे पास सिनेरियो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है। अब सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर हम खुद से नहीं बता सकते कंप्यूटर को कि आपने ये फुटपाथ है, ये जेब्रा क्रॉसिंग है, ये सिग्नल आ गया है, ये सारी की सारी चीजें एक, क्योंकि ड्राइविंग के अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। तमाम की तमाम मिसालों के ऊपर ट्रेनिंग जो है हम अपने एल्गोरिदम्स की नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये एक नई तरह का एल्गोरिदम है जिसको हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स की बेस के ऊपर लर्न करता है। फॉर एग्जांपल, इसको मैं अपने स्टूडेंट्स को इस मिसाल से देता हूँ कि ये छोटी सी गेम है हमारे पास, जहाँ पे एक माउस है, इसने ये चीज तक पहुंचना है। तो क्या करेगा ये माउस, हो सकता है यहाँ से लेफ्ट चला जाए, तो यहाँ पे
लेफ्ट गया तो यहाँ पे कुछ इसके लिए पेनलाइजेशन है, इसको कुछ पेनलाइज करता है ये वाला सिस्टम के इस साइड पे नहीं जाना था। तो नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम वो लर्न कर लेगा, अच्छा इस साइड पे जाता हूँ तो मेरे पॉइंट्स कटते हैं, या मैं पेनलाइज हो जाता हूँ, या मैं गेम हार जाता हूँ, तो मैंने इस साइड पे नहीं जाना। वो एक नया रूट तलाश करेगा, नए रूट पे जाएगा, लेफ्ट होगा राइट होगा, वो इस तरह सीखता जाएगा। ठीक है। तो ये जो हमारे पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम होते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होते हैं, कि जिसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करें और उस एक्सपेरिमेंट की बेस के ऊपर देखें कि कौन सा तजर्बा ठीक था या कौन सा तजर्बा गलत था। और एक और इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है, डॉक्टर की एग्जांपल है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें कोई मेडिसिन दे देता है, वो ऑब्वियसली नॉलेज की बेस के ऊपर ही देता है, मगर हो सकता है कि उस मेडिसिन का हमारी बॉडी के ऊपर कोई अच्छा इफेक्ट ना हो। ठीक है। या वो साइड इफेक्ट्स हमारी बॉडी पे आ जाएं, या उसके वो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ना आ रहे हो जो हम चाह रहे हैं। तो क्या हम डॉक्टर के पास वापस जाएंगे, डॉक्टर देखेगा हमारी कंडीशन, और हमारी कंडीशन को देखते हुए हो सकता है वो एक नई दवाई रिकमेंड कर दे। अब वो नई दवाई रिकमेंड की तो हो सकता है वो नई दवाई सही काम कर रही है, अगली दफा वो और कोई थोड़ी सी चेंजेस करके नई दवाई दे दे। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास कंप्यूटर एल्गोरिदम, जिनको हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम होते हैं, ये भी एक्सपेरिमेंटल होते हैं, कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो ठीक हुआ तो सही है, इसको रिपीट कर लेंगे, अगर ये ठीक नहीं है तो नेक्स्ट टाइम वो वाला एक्शन नहीं लिया जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम्स भी देखते हैं। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल देख लें। रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूजुअली हम एक्चुअल सिनेरियो के अंदर नहीं करते। लेट्स से हमने सेल्फ ड्राइविंग कार करनी है, तो हम कार को रोड पे नहीं भेज देंगे कि वो रोड पे जाके लर्न करे। तो हम सिमुलेशंस, कंप्यूटर सिमुलेशंस वगैरह बनाते हैं, और उन सिमुलेशंस के थ्रू आपको अंदाजा होता है कि कौन से एक्शंस ठीक हैं कौन से बुरे हैं। तो एक छोटी सी एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। ये आप देखें कि ये एक ह्यूमन रिमोट रोबोट की सिमुलेशन है, जिसके थ्रू हम रोबोट को चलना सिखा रहे हैं। ठीक है। तो ये देखिएगा कि किस तरीके से ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम के थ्रू, ये एक रोबोट है जिसकी सिमुलेशन, ये चलना सीखेगी। और जब ये लर्न हो गया, जिसने सीख लिया, तो फिर इसको हम एक्चुअल रोबोट के ऊपर भी ये वाला एल्गोरिथम डाल के और रोबोट तैयार किया जा सकता है। तो ये देखें जैसे सी किस तरीके से हमने रोबोट की एक सिमुलेशन बनाई, और उसने उसको वो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करके वो सीख रहा है कि कहाँ पे ऑब्स्टिकल आ रहा है। तो अगर इस दफा टक्कर हो गई है तो नेक्स्ट टाइम उसने टक्कर नहीं करनी, उसने लेफ्ट मूव हो जाना है या राइट मूव हो जाना है। तो इस तरीके से भी हम जो है अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को, एआई एल्गोरिदम्स को जो है वो ट्रेन कर सकते हैं। एक ये कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये डीप लर्निंग और ये तमाम के तमाम काम कंप्यूटर के अंदर होते कैसे हैं। ये तमाम के तमाम एक्चुअली इंस्पायर्ड ह्यूमन ब्रेन के थ्रू ही है। तो जैसे हमारा इंसानी दिमाग है, जैसे हमारी आंखें हैं, ये हमारी आंखें पीछे हमारे किसी दिमाग के किसी पार्ट के साथ कनेक्टेड है। तो किस तरह से हमारा दिमाग काम करता है कि हमारी आंख ने एक इमेज लिया, और वो हमारे एक पीछे ब्रेन में गया, वहां पे कुछ मेमोरी के साथ भी वो कनेक्टेड है, और वहां पे हमारे पास बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। और वो न्यूरॉन जो है वो बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हैं, और वो कैलकुलेशन करने के बाद एक फाइनल आंसर निकालते हैं। और वो आंसर जो है वो एक फाइनल आंसर होता है। उसकी बेस के ऊपर हो सकता है हम किसी बंदे को रिकग्नाइज कर लें, या हमने लेट्स से कोई गाड़ी आ रही है तो हमारी बॉडी रिएक्ट करे कि हमने मूव करना है, हमारे मसल्स को कोई सिग्नल जाए। तो ये तमाम का तमाम जो काम होता है ये इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल की बेस के ऊपर हो जाता है। तो हमारी आंख ने इमेज लिया, इमेज बगैर पीछे गया हमारे ब्रेन के अंदर, ब्रेन के अंदर हमारे पास बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, और वो न्यूरॉन उसकी बहुत सारी प्रोसेसिंग करेंगे, और वो प्रोसेसिंग करने के बाद फाइनल रिजल्ट्स दे देंगे। ठीक है। तो
ह्यूमन ब्रेन के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन इस तरह के होते हैं कि जो बहुत सारी प्रोसेसिंग करते हैं, और उन प्रोसेसिंग के थ्रू जो है वो फाइनल डिसीजन लेते हैं। जब भी हम लर्निंग कर रहे हैं, जैसे कोई बच्चे को हम राइटिंग सिखा रहे हैं, या कोई क्रिकेट खेलना सिखा रहे हैं, या कोई हम बास्केटबॉल खेलना सिखा रहे हैं, तो वो बेसिकली हो क्या रहा होता है कि हमारे ह्यूमन ब्रेन के अंदर ये जो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, ये आपस में कनेक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो जब भी, जैसे ही इनिशियली हमारे न्यूरॉन्स के अंदर कोई कनेक्शन नहीं होता, जब, तो हमारे पास लर्निंग इनिशियली मुश्किल होती है। पर जैसे जैसे हम एक काम को रिपीट करते रहते हैं, बार बार उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो वो न्यूरॉन जो है उनके कनेक्शन स्टैब्लिश होते रहते हैं, और हमारे न्यूरॉन जो है वो हमारा ब्रेन जो है वो ट्रेन हो जाता है, वो लर्न कर लेता है फाइनल डिसीजंस करने के लिए। तो ये थोड़ी सी ब्रेन की इस तरह का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड हैं, और एक न्यूरॉन कोई थोड़ी सी प्रोसेसिंग करता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करता है, वो जवाब अगले न्यूरॉन को देता है, अगला न्यूरॉन उसकी फर्दर थोड़ी सी प्रोसेसिंग कर देता है, वो अगले न्यूरॉन को दे देता है। तो इस तरह स्टेप वाइज हमारा ब्रेन जो है वो एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन, और अगले न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन कैलकुलेशन करता रहता है। तो न्यूरॉन बेसिकली वो कैलकुलेशन ही कर रहे हैं हमारे ब्रेन के अंदर। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी हम जो है इसी से इंस्पायर्ड हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बना लेते हैं। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, और वो न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड होते हैं। एक न्यूरॉन क्या होता है, थोड़ी सी कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेगा, वो अपना आंसर जो भी निकालेगा वो अगले न्यूरॉन को दे देगा, अगला न्यूरॉन उसको फर्दर थोड़ी सी प्रोसेसिंग करेगा, वो अगले न्यूरॉन को दे देगा, और इसी तरह करते करते जो है फाइनल डिसीजन पे हम पहुंच जाएंगे। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी इंस्पायर्ड है एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन के थ्रू, ह्यूमन ब्रेन से ही। पर ऑब्वियसली ह्यूमन ब्रेन की कैपेबिलिटीज बहुत डिफरेंट हैं, और अल्लाह ताला ने हमारा ब्रेन को एक डिफरेंट कैपेबिलिटीज दी हैं। और जो हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हैं, ऑब्वियसली उनकी कैपेबिलिटीज किसी सेंस में तो ब्रेन के मुताबिक भी हैं, ब्रेन से बेहतर भी हैं, मगर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर वो ब्रेन के बिल्कुल करीब भी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ कि लेट्स से हमारे पास जो इस वक्त सुपर कंप्यूटर है अवेलेबल दुनिया में, वो तकरीबन जो है 1100 पेटाफ्लॉप्स की कैलकुलेशंस कर सकता है, और हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है वो 1000 तकरीबन पेटाफ्लॉप्स की जो कैलकुलेशंस करता है। तो ये तकरीबन कैलकुलेशंस की कैपेबिलिटी तो ह्यूमन ब्रेन की और जो इस वक्त सुपर कंप्यूटर है उसकी सिमिलर है, मगर आप ये देखें कि एनर्जी यूटिलाइजेशन दोनों की कितनी डिफरेंट है। तो हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है इतनी कैलकुलेशंस जो है जो एक सुपर कंप्यूटर कर सकता है, वो तकरीबन 20 वॉट की एनर्जी, जो एक बल्ब की भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इतनी एनर्जी के अंदर इतने काम कर सकता है। ठीक है। तो ये एनर्जी हमें एक रोटी खा के भी हमारे पास आ जाती है। हम सुबह सहरी करते हैं, तो थोड़ी सी सहरी करते हैं, एक रोटी खाते हैं, और पूरा दिन हमारा ब्रेन काम करता रहता है, क्योंकि हमारे ब्रेन को बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड। 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन के अंदर, और 100 बिलियन न्यूरॉन जो है वो तमाम की तमाम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, एक सुपर कंप्यूटर के इक्वलेंट कैलकुलेशंस कर रहे हैं, मगर एनर्जी सिर्फ 20 वॉट ही ले रहा है हमारा ब्रेन। और जो हमारे पास सुपर कंप्यूटर है वो सिमिलर काम करने के लिए तकरीबन 20 मेगावाट ऑफ एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होगी। तो एक अल्लाह ताला ने हमारे जो है सर के ऊपर एक ऐसा सुपर कंप्यूटर रख दिया है कि जो बहुत ही कम एनर्जी के अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकता है। तो अब नेक्स्ट जो है एआई के अंदर भी ये रिसर्च हो रही है कि किस तरीके से हम इस तरह के एआई एल्गोरिथम्स बनाएं कि जो बहुत कम पावर के अंदर हमारे बहुत सारे काम कर लें, मगर अभी जो है इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई। अच्छा, ये थोड़ी सी डिटेल्स हैं, आई विल स्किप इट, मगर ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं क्विकली अभी वाइंड अप करने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सी बात कर लेते हैं। ये हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, ये हमारे काफ़ी फेमस हो रहे हैं आजकल। आजकल हम सब लोग चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं। चैट जीपीटी हमारे पास जो है, हम उसको कहते हैं ऐसे लिख दो, तो हमें ऐसे लिख देता है। मैं तो सारा दिन चैट जीपीटी साथ रखा होता है एज एन असिस्टेंट, क्योंकि बहुत सारी ईमेल्स लिखनी होती हैं, तो मैं चैट जीपीटी को कहता हूँ ये ईमेल लिख दो, तो चैट जीपीटी ईमेल लिख देता है। तो हमारे इसके बहुत सारे पॉजिटिव यूजेज भी हैं। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जो हैं हमारे वो इसके नेगेटिव यूजेज भी कर रहे हैं, बट इट्स अ टूल जिसको आप पॉजिटिव तरीके से भी इस्तेमाल कर सकें, नेगेटिव तरीके से भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जिस तरह हमारे पास चैट जीपीटी है, या गूगल का जेमिनाई है, या अभी डीप सीक आया है हमारे पास, तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली वही जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा प्रोसेस जो मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था मशीन लर्निंग का, इसमें हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल को हम
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम को बहुत सारी टेक्स्ट, बहुत सारी बुक्स पढ़ा देते हैं। वो बुक्स की बेस के ऊपर, उन टेक्स्ट की बेस के ऊपर वो लर्निंग कर लेता है, और वो एक वर्ड अब जब उसको हम दें तो वो उस वर्ड या एक सेंटेंस को देखते हुए वो एक नया टेक्स्ट जनरेट करता है। वो क्या करता है कि एक वर्ड बनाएगा और वो प्रिडिक्ट करेगा, अच्छा ये वर्ड मैंने लिख लिया है तो अगला वर्ड क्या होगा, वो अगला वर्ड किया तो उससे अगला वर्ड क्या होना चाहिए। तो जब भी आपने देखा होगा चैट जीपीटी भी जब आपकी टाइपिंग कर रहा होता है तो वो वर्ड बाय वर्ड लिख रहा होता है। तो वो बेसिकली प्रिडिक्शन कर रहा होता है कि एक वर्ड लिखा है तो अगले वर्ड की क्या प्रिडिक्शन, अगला वर्ड क्या होना चाहिए, उसको प्रिडिक्ट करेगा, फिर अगला वर्ड प्रिडिक्ट करेगा। तो इस तरीके से हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो हैं वो काम करते हैं। चैट जीपीटी 3 जो है, इसने तकरीबन जो है 300 to 500 बिलियन जो है टोकन्स यूज हुए हैं इसको ट्रेन करने के लिए। टोकन का मतलब है कि आप वर्ड्स ही कंसिडर कर लें, मगर वर्ड्स का कोई पोर्शन भी हो सकता है, हाफ वर्ड भी हो सकता है, कॉमा भी हो सकता है, फुल स्टॉप भी हो सकता है। तो इसको टेक्निकल वर्ड में टोकन कह देते हैं। मगर आप सोच लें कि 300 to 500 बिलियन वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं चैट जीपीटी को ट्रेन करने के लिए। अब वो इतना इंटेलिजेंट हो गया कि वो अब हम उसको कोई क्वेश्चन दें तो उसका वो आंसर कर सकता है, वो लिख सकता है। तो एक वर्ड लिखता है, फिर अगले वर्ड की प्रिडिक्ट करता है, अगला वर्ड राइटली लिखता है, फिर नेक्स्ट वर्ड लिखता है, फिर नेक्स्ट वर्ड, और पूरा ऐसे हमें जनरेट करके दे देता है। इस तरह जेमिनाई के अंदर भी बहुत सारे जो है ट्रेनिंग हुई हुई है। अ, अब इसका फायदा क्या है? इसका एक फायदा तो ये है कि हम जो है ये वाले तमाम काम कर लें। हम जो है कंटेंट क्रिएशन कर लें इससे। हम जो है उसको कहें मेरे लिए कोई सॉफ्टवेयर लिख दो, वो लिखवा लें हम उससे। हम उसको कहें कि कोई चैटबॉट बना दो, हमारे क्वेश्चंस के आंसर कर दो। मगर इसका जो ज्यादा बेहतर तरीका ये है कि ये तमाम के तमाम जितने भी हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, ये अब लोगों के लिए, पब्लिक के लिए भी अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि हमारे पास मशीन लर्निंग एल्गोरिदम किस तरह से काम करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग डाटा चाहिए होता है, बहुत सारी उसको ट्रेनिंग चाहिए। तो बजाय इसके कि हर बंदा अपना नया मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बनाए, अपनी नई ट्रेनिंग करता रहे, अब ये वाले जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं ये पब्लिक के लिए अवेलेबल है। अब आप अगर चाहें, आप अपनी कंपनी के अंदर कोई इस तरह का चैटबॉट बनाना चाहें कि जो बहुत सारे कस्टमर्स के क्वेश्चंस को आंसर करना चाहे, तो बजाय इसके कि आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें और इतने बिलियंस ऑफ वर्ड्स के ऊपर अपने एआई एल्गोरिदम को ट्रेन करें, अब ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के थ्रू आप इनके ट्रेंड ही मॉडल इस्तेमाल करें और उसी से ही अपने आंसर, अपने चैटबॉट, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें। तो पहले जो काम इस तरीके से होता था कि 1 महीना लगता था, 2 महीने लगते थे डाटा इकट्ठा करने में, फिर हम एआई मॉडल की ट्रेनिंग करते थे, फिर उसके ऊपर हम उसको डिप्लॉय करते थे सिस्टम के अंदर, तो साल 1.5 साल लग जाता था हमारे एआई एल्गोरिदम को डिप्लॉय करने में। मगर अब जो है फ्यू मिनट्स के अंदर हम क्या है कि ऑलरेडी ट्रेन हमारे पास मॉडल पड़े हुए हैं, जो हमारे पास जिनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी हुई हुई है। तो आप सिंपली उनको क्वेश्चन दिए और उससे आंसर लें और उसको डिप्लॉय कर दें। तो जो काम हमारे सालों में होता था, अब हम बड़ी क्विकली, बड़ी आसानी से कुछ दिनों के अंदर कर सकते हैं। ठीक? तो हमारे पास जो है जो हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर, कंपनीज के अंदर जो लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जिनको 1-1 साल रिक्वायर्ड होता था कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जैसे प्रोडक्ट की फॉरकास्टिंग है या कोई भी चैटबॉट इम्प्लीमेंट करना है या कुछ भी इस तरह के काम करने, सालों लग जाते थे डाटा इकट्ठा करने में। मगर अब बड़ा क्विकली हो गया। अब आप सिंपली जो है ये एग्जिस्टिंग मॉडल्स को इस्तेमाल करें और इसको सिंपली इम्प्लीमेंट करें और अपनी इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल कर लें। ठीक? तो अभी हमारे पास एजेंटिक एआई भी आ गई है। दिस इज द मोस्ट लेटेस्ट कॉन्सेप्ट जो आजकल इस्तेमाल हो रहा है, इसको हम एजेंटिक एआई कहते हैं। जब आपने चैट जीपीटी को देखा होगा कि जब आप उसको कोई काम कहते हैं कि मैं एक ऐसे लिख दो, तो वो अपने लिमिटेड नॉलेज की बेस के ऊपर आपको ऐसे लिख देता है। ठीक है, हो सकता है उसके पास आपका पर्सनल डेटा ना हो, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप अपना थोड़ा पर्सनल बता देते हैं कि जी अच्छा ये वाला ऐसे है, इसको इस तरीके से थोड़ा अपडेट कर लो। तो वो अपडेट करने के लिए थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो चैट जीपीटी उसको थोड़ा अपडेट कर देता है। फिर उसको आप मजीद रिफाइन करने के लिए कुछ थोड़ा और अपडेट करवाते हैं उससे। तो आजकल हमारे पास एआई के अंदर एजेंट्स आ गए। एजेंट भी यही काम करते हैं, बजाय इसके कि ह्यूमन एआई एल्गोरिदम को इंस्ट्रक्शन दे रहा हो कि अब ये कर लो, इसको ऐसे अपडेट कर लो, इसको ऐसे अपडेट कर लो। अब हमारे पास एआई एल्गोरिदम ही ऐसे आ गए हैं कि जो आगे दूसरे एआई एल्गोरिदम को इंस्ट्रक्शन देंगे। लेट्स से मैंने एक एआई एल्गोरिदम ही जो है वो चैट जीपीटी को कहेगा कि मेरे लिए एक कोड लिख दो जो फेस रिकग्निशन करे, और वो फिर जो कोड आएगा वो एक और लार्ज लैंग्वेज मॉडल को भेज देगा, अच्छा इस कोड में से एरर तलाश करो। वो एरर तलाश करेगा, तीसरे एक एल्गोरिदम को कह देगा कि इस एरर को अब करेक्ट करो, वो करेक्ट कर लेगा। तो ये तमाम के तमाम काम जो है स्टेप बाय स्टेप जो है, जो एक ह्यूमन करता है कोई भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अब हमारे पास एआई एजेंट्स आना स्टार्ट हो गए
कि जो एआई एजेंट्स जो है वो ह्यूमन की तरह से जो है तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे स्टेप वाइज। तो ये दैट वाज द लेटेस्ट जो भी अभी तक हमारे पास एआई के अंदर चल रहा है। फ्यूचर के अंदर अब एआई के अंदर क्या होने जा रहा है कि फ्यूचर के अंदर हमारे पास बहुत सारी अब इंडस्ट्रीज जो हैं वो तमाम की तमाम इंडस्ट्रीज एआई को इस्तेमाल कर रही हैं। लेट्स से डिमांड फॉरकास्टिंग के लिए प्रोडक्ट की प्लेसमेंट, यानी स्टोर के अंदर कौन सी प्रोडक्ट किस जगह पे रखनी चाहिए जहां पे वो ज्यादा क्विकली सेल हो जाएगी, कौन सी प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी फ्यूचर के अंदर, कौन सी प्रोडक्ट की क्वालिटी आपने जो चेक कर रही है। अब तमाम की तमाम इंडस्ट्रीज को क्योंकि ज्यादा बेहतर तरीके से वो जो है वो काम कर सकती हैं, वो तमाम के इस तरह के काम जो है वो एआई के थ्रू करवाएं। मगर प्रॉब्लम क्या है कि अब हर इंडस्ट्री का डेटा मुख्तलिफ है। अब हर इंडस्ट्री के पास मुख्तलिफ शर्ट्स के उनकी डिमांड्स डिफरेंट है, उनका बिजनेस स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उनकी प्रोडक्ट्स डिफरेंट है, उनके स्टोर डिफरेंट तरह के हैं। तो इन तमाम के तमाम काम करने के लिए हमारे पास कोई एक एआई एल्गोरिथम नहीं है कि जो ये तमाम के तमाम काम कर सके। तो लिहाजा कोई भी इनमें से काम करना है, किसी एक इंडस्ट्री ने करना है, तो उस इंडस्ट्री को अपना नया एक एआई एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा, ताकि उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ताकि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखें कि मगर ये वाली जितनी भी हमारे पास काम है इनकी वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि लेट्स से एक टी शर्ट की प्रोडक्ट की फोरकास्टिंग करनी है, इसकी सप्लाई, तो एक कंपनी की जो प्रोडक्ट्स होंगी वो डिफरेंट होंगी और उसके लिए उसको नया एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा। ठीक, एक लेट्स से पिज्जा की डिमांड फोरकास्टिंग है, तो पिज्जा वाले को अपना एक डिफरेंट तरीके से एक एल्गोरिथम एआई एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा। तो ये वाले एल्गोरिथम की इनकी डिमांड जो है वो बहुत कम है कंपेयर टू कि हमारे पास जो है सोशल मीडिया के अंदर एड्स किस तरह बनानी है, टारगेटेड मार्केटिंग किस तरीके से करनी है, वेब सर्च किस तरह करनी है। इसके लिए हमारे पास जनरल एल्गोरिदम है कि जो एक ही एल्गोरिदम बना दिया हमने वो हमारे पास टारगेटेड मार्केटिंग कर देगा। एक ही हमने एल्गोरिदम बना दिया हमने जो हमारे पास वेब सर्चिंग कर देगा। तो इसके लिए इनकी वैल्यू बहुत हाई है इस तरह के एल्गोरिदम्स की। मगर इस तरह के एल्गोरिदम्स की वैल्यू इसलिए लो है कि इस तरह के एल्गोरिदम जो है वो आपको हर इंडस्ट्री के लिए एक नया एल्गोरिदम बनाना पड़ेगा, तो विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो लिहाजा अब जो नई जो ट्रेंड है हमारा एआई के अंदर वो ये है कि आप जो है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्रिएट करें अपने एल्गोरिदम के अंदर। जिस तरह हमारा ह्यूमन दिमाग है, तो हमारा इंसानी दिमाग ये नहीं होता कि हमने फेस रिकग्नाइज करना है तो एक अलहदा कंप्यूटर हम दिमाग के अंदर एक नया एल्गोरिदम बनाएं, हमने जो है गाड़ी चलानी है तो गाड़ी के अंदर इशारे देखने हैं, हमने बहुत सारे काम करने हैं। तो हमारा ह्यूमन ब्रेन ये नहीं कर रहा होता कि नए नए एल्गोरिदम्स बना रहा हो। ठीक है, मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ये लिमिटेशन है कि हर काम करने के लिए हमें एक नया अलहदा से कंप्यूटर एल्गोरिदम बनाने की जरूरत है। तो अब नई रिसर्च इस साइड पे जा रही है कि हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्रिएट करें कि जिसमें हम एक ही मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बना दें, जिसको हम अलहदा डेटा दें तो वो अलहदा आंसर दे दें। तो इस ऑब्वियसली इस पे अभी तक बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई, मगर फ्यूचर ट्रेंड यही है कि इस तरह के एआई एल्गोरिदम्स बनाए जाएं जो ज़्यादा सस्टेनेबल हों, कि जो ऑटोमेटिकली बहुत सारे काम कर सकें। यानी कि ये नहीं कि एक एल्गोरिदम जो फेस रिकग्निशन के लिए वो सिर्फ फेस रिकग्निशन ही करे, एक एल्गोरिदम जो डिमांड फॉरकास्टिंग के लिए वो सिर्फ डिमांड फॉरकास्टिंग ही करे, एक एल्गोरिदम जो है सप्लाई चेन के लिए वो सिर्फ सप्लाई चेन ही देखे। अब हमारे पास जनरल आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की तरफ काम हो रहा है कि एक एल्गोरिदम बनाए और वो बहुत सारे काम कर सके। तो दिस इज अ फ्यूचर ट्रेंड। जैसे एक ये एग्जांपल भी है, ये एंड्रयू एनजी की वेबसाइट है, उसमें उन्होंने क्या किया है कि एक वेबसाइट बना दी अपनी, उसमें एक एल्गोरिदम है जो कपड़ों के अंदर डिफेक्ट्स फाइंड आउट करता है। तो अब मेरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कपड़ा डिफरेंट होगा, किसी और टेक्सटाइल की कंपनी का डाटा डिफरेंट होगा, तीसरे बंदे की टेक्सटाइल कंपनी का डाटा डिफरेंट होगा। अब तो इन तमाम लोगों को अपना अपना एल्गोरिदम बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या किया इन्होंने कि इंटरनेट के ऊपर एक एल्गोरिदम रख दिया, आप सिंपली अपनी कुछ एग्जांपल्स दे दें इस एल्गोरिदम को कि मेरे जो कपड़े के अंदर डिफेक्ट्स इस तरह के होते हैं, उसको हम मेंशन भी कर दें कि ये डिफेक्ट्स हैं, ये कलर फेडिंग है, ये इस तरह के टीयर्स आते हैं हमारे कपड़ों के अंदर। तो ये उसको हमने दिखा दिया और आपको एल्गोरिदम बनाने की जरूरत नहीं है नया एल्गोरिदम, ये ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है। आप इसको सिंपली यूज करें और अपना एक नया एल्गोरिदम आपकी स्पेसिफिक नीड्स के लिए वो तैयार हो जाएगा, वो सॉल्व कर देगा। ठीक, तो फ्यूचर जो है एआई का, वो अब कहा जा रहा है कि एआई इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हर जगह पे इस्तेमाल करते हैं, अब हर घर में इलेक्ट्रिसिटी है, हम बल्ब लाइट्स लेने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, हम कंप्यूटर चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम और बहुत सारे काम बेतहाशा कामों के लिए इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करें। तो एआई का फ्यूचर भी यही है
AI वुड बी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द फ्यूचर, कि जिसमें हर बंदे को, हर इंडस्ट्री को जो है वो AI इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। जो इस्तेमाल करेगा दे वुड बी मोर सक्सेसफुल, दे वुड बी मेकिंग मोर इंटेलिजेंट डिसीजंस, और वो ज़्यादा बेहतर फोरकास्टिंग कर रहे होंगे। और जो लोग AI नहीं यूज़ कर रहे होंगे ऑब्वियसली, जो इंडस्ट्रीज AI नहीं यूज़ करी होंगी, इस competitive environment के अंदर आई थिंक दे वुड बी लैकिंग। तो बेसिक पर्पस ये है कि बहुत सारे हमारे काम जो हैं, जो हमारे पास मशीन्स कर सकती हैं, जो बहुत बेहतर तरीके से भी कर सकती हैं, और जिसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, जिसमें हम बहुत सारी वेस्टेज को हम ख़त्म भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमें AI को इस्तेमाल करने से हम बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। जैसे हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, हमारे रेस्टोरेंट्स बहुत सारा खाना सुबह बना देते हैं, और उन्हें नहीं पता कि बाद शाम को हमारा कस्टमर कितना आएगा। तो बहुत सारा हो सकता है शाम को खाना हमारा वेस्ट हो रहा हो उसके अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर। तो हम AI एल्गोरिथम इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो ये ऑलरेडी फॉरकास्ट कर दे हमारे लिए कि आज इतने कस्टमर आने की चांसेस हैं, और ये वाली डिश ज्यादा इस्तेमाल होने के चांसेस हैं, ये डिश इतनी मिकदार में बना ली जाए, ये वाली डिश इतनी मिकदार में बना ली जाए, ये वाली डिश इतनी मिकदार में बना ली जाए, जिससे हमारे पास फूड जो है वो इतना एक्यूरेटली तैयार होगा कि उसके वेस्ट होने के चांसेस बहुत कम हो। बिल्कुल इसी तरह से बाकी भी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, उनके अंदर जो है हमारे पास बहुत एक्यूरेट और बहुत इन्फॉर्म डिसीजन जो है वो हम ले सकते हैं थ्रू AI। दैट्स ऑल अबाउट द टॉक। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें भी थी, बहुत सारी मैंने इसको कोशिश की कि थोड़ा सा नॉन टेक्निकल तरीके से एक्सप्लेन करने की। तो आई डोंट नो कि अरे कितना माशाल्लाह सक्सेसफुल जी, रहा। जा जा डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मतलब मैं भी, मुझे याद है कि 93 में मैंने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी, फिर एक्सपर्ट सिस्टम्स पढ़े। हमने एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाया भी था उस जमाने में, रूल बेस्ड। तो आज अच्छा बहुत अच्छा सारी चीजें याद आ गई। लेकिन आई अच्छा। थिंक बहुत जरूरी था, मैं भी, मेरे लिए भी यूजफुल था। और हम्म एक बुनियादी नॉलेज चाहिए, इस नॉलेज के हम्म बाद फिर हम अपने रेलेवेंट चीजें तलाश कर सकेंगे। तो जी बहुत शुक्रिया। तो हाँ, कुछ इसको मैं तो अब वो आपकी वाली टर्मिनोलॉजी के अंदर मैं कहूंगा कि AI जो है ना, दिस इज काइंड ऑफ अ बर्ड इन हैंड। ओह तो ये ये, हमारा बर्ड इन हैंड है, तो इसको अपनी हाँ पॉकेट में रख लें। हाँ, तो इसका इंशाल्लाह बहुत जगह पे हमें फायदा होगा, बहुत जगह पे इस्तेमाल हो सकता चंद सवाल ले लेते हैं जी। डॉक्टर फारूक है। जी साहब जी हैं, ये माशाल्लाह हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। तो जी जी डॉक्टर सर मैं डॉक्टर फारूक हूँ। बहुत अच्छा लेक्चर था सर, और मेरे मुझ जैसे जो बिगनर्स हैं एआई की लाइन के, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा लेक्चर सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत मेरे शुक्रिया। सर क्वेश्चन है, वो ये है कि जब भी एआई की बात होती है या कभी गूगल करें या दायमा है ना, तो वो फौरन से जो एआई का हेल्थ केयर में जो बेनिफिट्स हैं, वो जब भी बातचीत होती है ना, तो वो फौरन डायग्नोस्टिक्स और रेडियोलॉजी की तरफ चीजें चली जाती हैं। हम्म। इसमें एक्सपीरियंस ज्यादा है, मुझे 2-3 मिनट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, थोड़े से कुछ आइडियाज दे दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्थ केयर में मजीद क्या बेनिफिट हो सकता है, स्पेशली रिलेटेड टू प्रिवेंटिव मेडिसिन और हम्म प्रिवेंटिव मेडिसिन और हेल्थ केयर पॉलिसीज। जिसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोविड आ गया, कहीं डेंगू फैल गया, तो हम्म इस तरह के सिनेरियोज के अंदर जो हेल्थ केयर पॉलिसी मेकर्स हैं, वो एआई को किस तरह यूज कर सकते हैं, ताकि जिस तरह भी आपने मेंशन किया कि बेटर डिसीजन मेकिंग हो जाए। तो थोड़ा प्रिवेंटिव मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ, इसमें जो एआई का कोरिलेशन है, हो सकता है ऐसे चंद साल बाद इंशाल्लाह मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड किसी चीज पे पीएचडी कर लूं कहीं से, तो इस मामले में थोड़ा सा गाइड कर दें सर। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये काफ़ी ब्रॉड क्वेश्चन भी है, क्योंकि AI जो है वो बहुत ब्रॉड फील्ड है, और बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल भी हो रही है, और बहुत सारे इसके यूज़ केसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक जनरल हेल्थ केयर के अंदर मैं अपनी एक छोटी सी रिसर्च जो अभी हम कर रहे हैं रिसेंटली, उसकी एग्जांपल दे देता हूँ। कि अभी हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलके भी हमने कुछ डाटा कलेक्ट किया, और उसके ऊपर हम ये कर रहे हैं कि बहुत सारे मॉस्किटोज जो हैं, जो मच्छर होते हैं, उनकी जो विंग बीट्स की साउंड्स होती हैं वो रिकॉर्ड की हमने। और वो विंग बीट्स की जो साउंड्स हैं उसकी बेस के ऊपर हमने AI एल्गोरिदम तैयार किया कि जो विंग बीट्स की साउंड सुन के बता दे कि ये मच्छर कौन सा मच्छर है, इसकी स्पीशी क्या है। अब ये मलेरिया वाला मच्छर है, ये डेंगू वाला मच्छर है। तो अगर इस तरह के हम जो है ऑडियो सेंसर्स लगा लें एनवायरनमेंट के अंदर, और जो कॉन्टिन्यूसली रिकॉर्ड कर रहे हो बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली वो जो हमारे पास ऑडियो सेंसर्स होंगे दे वुड बी वेरी हाईली सेंसिटिव। तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, वो ऑडियो रिकॉर्ड करें, वो ऑटोमेटिकली बता सकते होंगे कि हमारे पास इस एरिया के अंदर डेंगू फैलने की, मलेरिया फैलने के क्या चांसेस हैं,
इसको किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है। दिस इज वन एग्जांपल, मगर और भी बहुत सारी हेल्थ केयर के अंदर एग्जांपल्स हो सकती हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, अब वो पेशेंट्स जो हैं उनके बहुत सारे टेस्ट भी हो रहे होंगे, उनके हम ब्लड टेस्ट भी ले रहे होंगे, उनकी हार्ट बीट के भी टेस्ट ले रहे होंगे, उनके और भी आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। तो अगर हम बहुत सारा डेटा कलेक्ट करें, इस डेटा तो कलेक्ट हो रहा है, और इस डेटा को हम जो है यूज भी करें एआई एल्गोरिदम ट्रेन करने के लिए, तो हम ऑब्वियसली ट्रेंड देख सकते हैं। ऑब्वियसली ह्यूमन शायद वो ट्रेंड ना देख सकता हो कि एक कस्टमर के अंदर जो है उसके ब्लड टेस्ट क्या थे, उसके डिफरेंट जो मेडिकल के रिकॉर्ड्स हैं वो क्या हैं, दूसरे के क्या हैं। मगर ऑब्वियसली हम एआई एल्गोरिदम इस तरह के ट्रेन कर सकते हैं कि ये तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स को वो कुमुलेट करे और वो देखे, और वो ये फ्यूचर के अंदर प्रेडिक्ट कर सके उन तमाम की बेस के ऊपर कि कौन सी जो डिजीज है वो फैलने के ज्यादा चांसेस है। इसी तरह पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है, हम पोल्यूटेंट सेंसर्स लगा सकते हैं बहुत सारे एरियाज के अंदर, और उसकी बेस के ऊपर प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि कौन से एरिया के अंदर लंग्स की डिजीज होने के ज्यादा चांसेस हैं, और कौन से पोल्यूटेंट्स जो हैं वो डेंजरस हैं, उनको किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रिडिक्शंस की जा सकती हैं। तो आई होप के थोड़ा सा आई हैव कवर्ड व्हाट यू हैव आस्क्ड। जी, हमारे डॉक्टर उमर सैफ साहब थे लम्स के और एमआईटी के, और फिर उन्होंने जी कुछ जी हद तक पंजाब के लिए काम किया है। इसमें गूगल किया जा सकता है, ये जी हमद जी भाई गूगल करके देख लेंगे। जी, हवा यासीन साहब पीएचडी कर रही हैं, फिनलैंड में होती हैं, तो ये जनाब शील बी आस्किंग ए क्वेश्चन। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, मुश्किल चीजों को बड़े इजी वर्ड्स में आपने एक्सप्लेन किया, काफी अच्छे से समझ आ गई है। मेरी दो क्वेश्चंस हैं। पहला तो जी चैट जीपीटी को लेकर, हम सारा दिन इसको इस्तेमाल करते हैं। मुझे ये पूछना था कि फॉर एग्जांपल समटाइम्स ऐसे होता है कि एक हमारे जहन में आइडिया आया, ठीक है, तो उसका मैंने एक कोड बनाना है फॉर एग्जांपल। तो मैंने क्या किया, मैंने आइडिया लिख दिया चैट जीपीटी पे, मैं उसने कुछ जनरेट कर दिए कोड्स। तो उसमें से मैंने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंगली कोई एक उठाया, इस्तेमाल कर लिया। मेरा अब सवाल ये है कि क्या वो जो इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी 4-5 लाइनों की, क्या वो स्टोर हो गई चैट जीपीटी में या नहीं? हाँ जी बिल्कुल। चैट जीपीटी जो है, आप ये करके भी देखेंगी कि जब चैट जीपीटी को आप एक क्वेश्चंस पुट करती हैं तो चैट जीपीटी जो है उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक क्वेश्चन दिया, मैं कहता हूँ कि व्हाट इज माय एज, मैं तो वो कहेगा कि चैट जीपीटी हो सकता है कि मेरी एज, उसको नहीं पता कि मेरी एज क्या है, हु एम आई। तो मैं उसको कहूँगी माय नेम इज अताउर रहमान और मेरी एज बताओ क्या, तो हो सकता है वो ना बता सके। ऑब्वियसली वो डेफिनेटली उसके पास आंसर नहीं है इसका, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन अगर नहीं। मगर मैं उसको बता दूं कि उसने गलत आंसर दिया, मैं उसको करेक्ट कर दूं, नहीं योर आंसर इज रॉन्ग, सो माई डेट ऑफ बर्थ इज दिस एंड दिस इज हाउ ओल्ड आई एम। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा तो ऑब्वियसली वो उसको करेक्ट आंसर कर सकेगा। तो इस तरीके से चैट जीपीटी जो है दैट कीप ऑन, और हमारे पास जो भी लैंग्वेज, सिर्फ चैट जीपीटी नहीं, जितने भी हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, दे कीप ऑन ट्रेनिंग देमसेल्फ ऑन द न्यू डेटा एज वेल। तो इसमें कोई क्या ऐसी मैं पॉसिबिलिटी है कि आपने अपने जो क्वेश्चंस कर लिए हैं तो उस डेटा को डिलीट कर सकें? क्योंकि समटाइम्स ऐसे आइडियाज होते हैं जो हम अपने पीएचडी में यूज करने जा रहे होते हैं, नहीं, तो हम नहीं चाहते कि ऑब्वियसली नहीं, स्टोर हो। नहीं नहीं। अब चैट जीपीटी का ये इशू है कि अब जब भी आप उसको एक्सेस देंगे अपने पर्सनल डेटा की, चैट जीपीटी, नॉट जस्ट चैट जीपीटी, कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल होगा, जब भी आप उसको अपने पर्सनल डेटा की एक्सेस देंगे तो वो डेटा उसके पास होगा और वो उसके पास स्टोर होगा। क्योंकि तरीका ये है कि जब भी आपने किसी भी मॉडल से कुछ आंसर लेना है तो उसको जब भी आप ट्रेन करना पड़ेगा उसको, क्योंकि हमारे पास जो है ट्रेनिंग के बगैर तो हमारे पास जो है कोई भी एल्गोरिदम काम नहीं कर सकता। जब भी आपने उसको नया डेटे के ऊपर ट्रेन किया तो वो डेटा उसके पर है, उसके पास है, उसके पास ट्रेन हो गया उसके ऊपर, तभी वो आपके आंसर दे सकता है। और अब उसको ये नहीं पता कि आपने ये क्वेश्चन किया है या बाद में किसी और ने किया है। तो जब उसके पास डेटा स्टोर हो गया, वो उसके ऊपर ट्रेन हो गया, तो इट वुड बी एबल टू आंसर द अदर पीपल्स क्वेश्चंस एज वेल। क्या मैं तो इसमें और अपना तो ये तो बड़ी इनपुट दे खतरनाक सकता बात हूँ? है। हाँ जी। जी हाँ बिल्कुल, इन टर्म्स ऑफ समथिंग तो ये खतरनाक है भी, मगर इसके फायदे भी हैं बहुत सारे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि इंडस्ट्री के अंदर अब बहुत सारे काम जो बहुत सारे लोग नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत आसान हो गया कि ऑलरेडी ट्रेन मॉडल उनके पास पड़े में, वो उनसे अपनी मतलब के काम ले सकते हैं, बजाय इसके कि वो नई नई ट्रेनिंग उसके ऊपर करते रहें खुद से। एक और सवाल, आपने अभी स्लाइड्स में जिक्र किया सेंटिमेंट एनालिसिस का, नेगेटिव और पॉजिटिव, इसको अगर दो तीन लाइनों में एक्सप्लेन कर दें कि हाउ डज इट वर्क? सेंटीमेंट एनालिसिस इस तरीके से ये कि ये क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम होता है कि इसमें जैसे हमारे पास बहुत सारे रिव्यूज लिखे हुए हैं इंटरनेट के ऊपर, लेट्स से मैंने एक प्रोडक्ट ली,
जैसे मैंने कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदा अमेजोन से, तो अमेजोन के ऊपर वो फ़ोन जो है बहुत सारे लोगों ने ख़रीदा होगा, और लोग जो है उस फ़ोन से रिलेटेड, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अपने रिव्यूज़ भी लिख देते होंगे। तो अब ये नहीं है कि वहाँ पे अमेजोन जो है उसके पास थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, और ये नहीं हो सकता कि वो बंदे बिठाए हों और वो हर प्रोडक्ट के रिव्यूज़ पढ़ रहे हों और वो देख रहे हों कि ये रिव्यूज़ जो हैं पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एआई एल्गोरिदम ट्रेन कर लेते हैं। एआई एल्गोरिदम को हम बहुत सारे पॉजिटिव जो है रिव्यूज की एग्जांपल्स दिखा देते हैं, और उसको बहुत सारे हम नेगेटिव रिव्यूज की एग्जांपल दिखा देते हैं, और उसको बता देते हैं कि ये एक रिव्यू है, दिस इज अ पॉजिटिव रिव्यू, दिस इज अ नेगेटिव रिव्यू, दिस इज अ पॉजिटिव। उसको हम शायद थाउजेंड्स ऑफ पॉजिटिव रिव्यूज की एग्जांपल दिखा दें और नेगेटिव रिव्यूज की। तो बाद में वो हम उसको ट्रेन ट्रेन जब हो गया हमारा एआई मॉडल, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो जाके किसी भी प्रोडक्ट की तमाम के तमाम रिव्यूज को पढ़े, और वो ऑटोमेटिकली हमें ये बता दे कि इसमें कितने पॉजिटिव रिव्यूज हैं, कितने नेगेटिव रिव्यूज हैं, कौन सा पॉजिटिव रिव्यू है उसको ढूंढ के लाओ, कौन सा नेगेटिव रिव्यू है उसको अलहदा कर दो पॉजिटिव रिव्यू के अंदर। और उसकी मद फर्दर सेग्रीगेशन भी कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी के हवाले से रिव्यू है, या ये प्रोडक्ट के टाइमली डिलीवर ना होने के अकॉर्डिंगली रिव्यू है, या ये हमारा किसी और प्रोडक्ट के फॉल्टी होने का रिव्यू है। तो इस तरह की सेग्रीगेशन भी की जा ठीक सकती है, है। ये तो इसका मतलब है ऑब्वियसली सेंटीमेंट एनालिसिस। इसका मतलब है कि ये एनालिसिस इज डिफरेंट देन स्पीच एनालिसिस। एक एनालिसिस है जो मेरी पीएचडी की स्टडी है, उसमें मैंने उसकी डिस्कशन है, तो मैं वो पूछ रही थी। स्पीच एनालिसिस में कुछ ऐसा भी तो है, इफ आई एम राइट, उसमें क्या होता है कि अगर आप अपनी वॉइस में कोई मैसेज रिकॉर्ड कराते हैं, तो उसमें से वो सिर्फ आपके वर्ड्स एक्सट्रैक्ट नहीं करता, उसमें आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को भी एक्सट्रैक्ट करता है। कि जब एक कस्टमर या क्लाइंट जब ये वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करा रहा था, वो एंग्री था, हैप्पी था, न्यूट्रल था, दैट इज समथिंग डिफरेंट इसका मतलब। बिल्कुल ऐसे वो ऑडियो मतलब कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। पहले आप टेक्स्ट के ऊपर ट्रेन कर रहे हैं, तो अब आप ऑडियो के ऊपर ट्रेन कर ले। तो ऑडियो के ऊपर तो फिर आपको ऑडियो इट का इज तरीका पॉसिबल। थोड़ा डिफरेंट होगा। हाँ, इट्स पॉसिबल, ऑडियो का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ऑडियो के अंदर आपको उसके कुछ फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं, शायद उसको आप एमएफसीसी फीचर्स होते हैं। खैर, मैंने भी एक एल्गोरिथम डेवलप किया था जिसमें हमने फीचर एक्सट्रैक्शन के बगैर ही हमने सिंकनेट एक डेवलप किया, जिसके अंदर फीचर एक्सट्रैक्शन, हमारा एआई एल्गोरिथम खुद से ही ऑडियो के फीचर एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो हमारे पास वो डिफरेंट है, मगर कॉन्सेप्ट सेम है कि हम जिस तरह के डेटा के ऊपर ट्रेनिंग करेंगे, उस तरह के हमारे वो पास डेटा के ऊपर हमारे रिजल्ट्स पास मिलते हैं। रिजल्ट्स मिल जाएंगे। जज़ाकल्लाह जी, बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव। थैंक यू, थैंक अच्छा, यू। एक तला लास्ट जो जो क्या क्या आप मुझसे सुन सकते हैं? एक मिनट है, राउत बेटा अभी आ रहे हैं आप, तला से हो आए, एंड देन विल कम टू द लास्ट क्वेश्चन। तला बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक बेसिक लेवल का लर्नर हूँ, मतलब कि एआई के थ्रू से। मैं बेसिक लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने मेरे वालिद का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था। मैंने कुछ अर्सा पहले एक फेसबुक पेज बनाया। तो सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि मैं, जाहिर सी बात है, कोई कंटेंट क्रिएशन में नहीं था, और दूसरा बात कंटेंट राइटर भी नहीं था। तो ये चैट जीपीटी का फायदा बताने लगा था मिसाल के तौर पे हमारे जैसे लोगों के लिए, कि मैंने उससे वो एक मॉडल दिया, मैंने उसे बताया कि हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मैं उसकी ये सर्विसेज देना चाहता हूँ। तो वो प्रॉपर एक पूरा जैसे कि अब तो ये नॉर्मल सी बात हो गई कि पूरा प्रॉम्प्ट बना के तैयार करके दे देता है कि आप ये लिख दो, वो उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने एक दिन ये एक्स के ऊपर ग्रॉक को चेक किया। तो ग्रॉक के ऊपर मैंने चेक किया, तो जब उसको प्रॉम्प्ट दिया तो वो जो तस्वीर दे रहा था, वो तस्वीर बड़ी एक्यूरेट दे रहा था, मतलब जो हमारे लोकल यहाँ पे इस्तेमाल हो रही। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो बड़ा जबरदस्त इसका काम है हमारे जैसे लोगों के लिए। मुझे ऐसा लगता है जो एक बिल्कुल ले मैन है, जिसको इन चीज़ों का पता नहीं हो और उसको ज़रूरत है, पैसों की नहीं दे सकता, कि इसकी काफ़ी पैसे लेते हैं मार्केट में चीज़ों के लेने के लिए। तो उसके लिहाज से देखा जाए तो बड़ा फ्री, बड़ा इसका फायदा है आजकल, तो इस लिहाज से जी देखा जाए। बिल्कुल, अभी अभी जो एआई हमारी जिस तरफ जा रही है वो इसी तरफ जा रही है कि ओपन सोर्स हो चीज़ें, कि बहुत सारे लोग जो हैं उसको ओपनली और इजीली और फ्रीली इस्तेमाल कर सकें बहुत सारे प्रोडक्ट्स को, ताकि एआई का मुकम्मल फ़ायदा छोटी जो हमारे बिजनेसेस हैं, छोटी इंडस्ट्रीज जो हैं, वो भी उसका मुकम्मल फ़ायदा इस्तेमाल ले सकें। अच्छा, मुझे जो लास्ट हवा साहिबा का क्वेश्चन था उसके ऊपर कमेंट करना है पहले पार्ट पे। वो था कि हमारे डाटा पे एआई ट्रेन हो रहा है कि नहीं, या एलएलएम ट्रेन हो रहा है कि नहीं। सो चैट जीपीटी के ना मुझे इधर से थोड़ा सा इख्तिलाफ करना होगा। मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है इसके मुतालिक,
जब चैट जीपीटी को आप लॉगिन किए बगैर यूज करते हैं, तो जो भी आपका डाटा है उस पे वो ट्रेन हो रहा होता है। और ये उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि हम आपके डाटा पे ट्रेन करेंगे, यहाँ अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ना दें। लेकिन जब मैं चैट जीपीटी के अंदर लॉगिन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मुख्तलिफ ऑप्शन है। यानी मेरे पास सेटिंग्स में जाके ऑप्शन है कि मैं खुद उसे बता दूं कि मेरा नाम आकिफ है, मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं इस प्रोफेशन में हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ। तो उसे मेरे मुतालिक पता चल जाएगा। फिर जब मैं उसे कहूंगा ना, किसी भी चैट में उसे कहूंगा कि हाय, सो वो मुझे बताएगा हाय 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 आकिफ, हाउ आर यू, क्या कर रहे हो। तो वो मुझे मुझे खुद ही जान जाएगा। सो ये जो डाटा है, ये ट्रेनिंग नहीं हो रही है, ये मेरी अपनी ही मेमोरी में सेव है। और उसको चैट जीपीटी को बताया कि मैं आकिफ हूँ, और ये फलाना आमिर है, ये फलाना अरशद है, वट एवर। सो ये उसको डाटा खुद हमारे पास हमारे सिस्टम में मौजूद है, हमारे अकाउंट में मौजूद है, लेकिन इस पे वो ट्रेन नहीं हो रहा। फिर दूसरा, जब हम एक नई चैट ओपन करते हैं, वो चैट एक पूरी कॉन्टेक्स्ट लेके चल रही होती है। यानी अभी मेरी बात शुरू हुई है और मैंने कहा है कि फर्ज करो मैं एक एरोनॉटिकल इंजीनियर, मैं एक शिप बना रहा हूं और मुझे ये मसला हो रहा है, या मैं एक जहाज बना रहा हूं और मुझे ये मसला हो रहा है, मैं इसका हल कैसे तलाश करूं। तो ये बातें चैट जीपीटी को ट्रेन नहीं, इन चीजों पे चैट जीपीटी ट्रेन नहीं हो रहा। अब मिसाल के तौर पे अगर हवा साहिबा की एक पीएचडी की रिसर्च है, और वो अपना जितना मर्जी मटेरियल चैट जीपीटी को टेक्स्ट अपना ये चैट में दे देती हैं, तो वो उस पर ट्रेन नहीं होगा। उनकी किसी भी इंफॉर्मेशन को पे चैट जीपीटी ट्रेन नहीं होगा। सो वो बड़ा इसको सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं चैट जीपीटी को। सो जो ट्रेनिंग होती है उसमें नॉर्मली कंपनीज बता देती हैं कि हम इस पे ट्रेन कर रहे हैं, नहीं कर रहे। सो मेरा ख्याल है कि उसमें बिल्कुल भी कोई डरने वाली बात नहीं। इसमें डिफरेंस आपने क्या बताया कि इसमें लॉगिन करेंगे तो फिर वो आपका जी डेटा स्टोर नहीं होगा? जी, चैट जीपीटी ने बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया हुआ है। जब आप लॉगिन नहीं किया होता तो उसने लिखा होता कि इस डेटा पे आप इस चैट में आपने अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं देनी, क्योंकि ठीक इस है। पे हम ट्रेन कर रहे हैं अपने मॉडल को। ये हमने अब फ्री दिया हुआ है आपको, आप लॉगिन ना करें, आप अपनी आइडेंटिटी ना, अकाउंट ही ना बनाएं, लेकिन इस पे हम ट्रेन करेंगे। तो इधर आपने सेंसिटिव डाटा नहीं देखना। लेकिन जो हमारा अकाउंट बना हुआ है, वहाँ हम अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी नॉर्मली शेयर कर लेते हैं। तो उसमें वो मॉडल जो है, चैट जीपीटी जो है, वो ट्रेन नहीं हो रहा। ठीक ठीक। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू आकिब साहब, थैंक यू, बहुत करेक्ट। वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जजाकल। सो सर, लंदन से, लंदन का सवाल है सर। अजीज आलम साहब लंदन में है सर। हाँ जी, ये वाया माशाल्लाह कराची से होकर वापस आप आ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। अता भाई, बहुत वेलकम। अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। आपने क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन है एआई एल्गोरिथम के हवाले से। अगर उस एल्गोरिथम को अगर हम स्पेसिफिकली किसी बिजनेस मार्केटिंग के लिए जैसे कि हम यूज करें, तो कौन सा टूल्स उसको यूज करना पड़ेगा, या किस किस्म का ऐसा एआई मॉडल हमें यूज करना पड़ेगा जिसको हम खुद लिख सकें, या उसके लिए हमें किसी को हायर करना पड़ेगा? अच्छा, किस तरह, सॉरी दोबारा आप अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करिएगा। जैसे एआई एल्गोरिथम, आपने कहा था कि एआई एल्गोरिथम आपको एक बनाना पड़ेगा। तो किसी भी किस्म के बिजनेस की मार्केटिंग के लिए, लेट्स से अगर कोई कंपनी है, उसको हम लाइक प्रमोट करना चाह रहे हैं, या उसके लिए कोई ताकि कस्टमर हम कर कैप्चर कर सके, तो इंस्टेड ऑफ एसईओ सर्विसेज खरीदें, या हम ऐसा ही कोई एल्गोरिथम जनरेट कर दें, तो उसके लिए कौन सा टूल्स यूज करना पड़ेगा? जनरली स्पीकिंग, हम जो मार्केटिंग हमारी होती है उसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं। तो मैं मार्केटिंग का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मगर एक टर्म जो यूज होती है वो टारगेटेड मार्केटिंग होती है, जिसमें हम जो है अपने जितने भी हमारे पास कस्टमर, पूरा कस्टमर है, उसकी हम सेगमेंटेशन करवा लेते हैं। और हम कहते हैं कि हमने इस स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ कस्टमर को टारगेट करना है। लेट्स से कुछ हमारी प्रोडक्ट्स हैं, शायद वो यंग कस्टमर्स के लिए हो या यूनिवर्सिटी गोइंग कस्टमर्स के लिए हो। तो हमारे पास जो है मार्केट का जो डेटा इस तरह का अवेलेबल है, और जो हमारे पास इस तरह के एआई के एल्गोरिथम्स अवेलेबल होते हैं, जो हमारे पास तमाम के तमाम हमारी जो कितना भी कस्टमर बेस है उसकी सेगमेंटेशन कर लेता है, और उसकी बेस के ऊपर वो टारगेटेड मार्केटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह की मार्केटिंग आप करना चाह रहे हैं और कौन सी चीज़ आप मार्केटिंग के अंदर टारगेट करना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको डिफरेंट टूल्स वगैरह इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो दिस इज वन स्पेसिफिक के अगर आपने टारगेटेड मार्केटिंग करनी है तो फिर आपको टारगेटिंग मार्केटिंग के टूल्स वगैरह इस्तेमाल देखने पड़ेंगे कि टारगेटेड मार्केटिंग किस तरह से करनी।
चलिए बेहतर है। जज़ाकल्लाह जी, आई थिंक इट्स चलिए शुक्रिया। अहमद वकास साहब, आपका क्विक क्वेश्चन है तो बता दीजिए बच्चे, थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, डॉक्टर साहब से आपने टाइम लिया हुआ है, यहाँ इनकी तो शायद अभी, हाँ नहीं अभी टाइम है इनका, लेकिन जी अहमद वकास, यू आर देयर? अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम। कैन यू हियर? जी कैन आई जी ऑडिबल? जी 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 जी। सर थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइएगा कि हम किसी इंडस्ट्री के अंदर कोई नीश प्रोडक्ट को हम किस तरीके से एआई की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। उसके लिए तो हमारे पास ऑलरेडी जो है वो टूल्स अवेलेबल हैं, जिस तरह से आपने देखा है कि वो आपने जैसे कोई गवर्नमेंट स्कीम में हम किस तरीके से हेल्प। इट डिपेंड्स कि आप क्या करना चाह रहे हैं। इसमें बहुत सारे टूल्स तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल भी हैं, जैसे मार्केटिंग के अंदर आई थिंक के जंगल स्काउट है, और इस तरह से और भी हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं जो हमारे ऑटोमेटिकली एक बड़ी लो कॉस्ट के अंदर हमें जो है प्रोडक्ट को फाइंड आउट करके दे सकते हैं कि कौन सी रीजन के अंदर कौन सी प्रोडक्ट जो है दैट वुड बी सक्सेसफुल। मगर अगर आप खुद से एआई एल्गोरिथम्स ट्रेन करना चाहें या यूज करना चाहें तो उसके लिए फिर आपको अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा, मगर ऑनलाइन तो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिसको आप यूज करके प्रोडक्ट सर्चिंग कर सकते हैं। ओके जी, जज़ाकुमुल्लाह सर, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके रज़ा खैर दे। मतलब इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। साइंस शोरों को आई होप ये भैंसों पर कैसे अप्लाई करेगा ये हम बाद में देखेंगे, कि लेकिन ये कि ये भी उनसे एआई से पूछ सकता है कि भैंसों को खुराक कौन सी अच्छी खिलाई जाए और बिल्कुल। भैंसों को कैसे बेहतर रखा जाए। तो ये कोई ऐसे सेंसर, इस पर भी गौर करना पड़ेगा, बेटा इसका काम करेगा इंशाल्लाह जी। तो बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया जी अदारुमान साहब, हमारे मुफ्ती सुहेल साहब हैं, ये आलिम भी हैं माशाल्लाह, दीन की निस्बत से काम करते हैं, और फतावा तो वहां पर भी यूज हो सकता है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी। एक छोटा सा सवाल है, जिशान उस्मानी साहब ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, एक था अल्गोरिथम और एआई के हवाले से, मशीन लर्निंग पे भी उनकी बुक्स हैं, उर्दू में है वो। क्या हम्म। वो हेल्पफुल होंगी इनको सीखने में? एआई को सीखने में? जी, यानी कि यानी अल्गोरिथम को, मशीन लर्निंग को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एआई के वो तो सेम ही हैं जो मैंने अभी जिस तरह से एक्सप्लेन किए हैं। बहुत सारे एआई के कॉन्सेप्ट हैं। तो डेफिनेटली अगर वो उर्दू के अंदर है, जैसे मैंने उर्दू में एक्सप्लेन किए हैं, तो कॉन्सेप्ट तो वही है, तो डेफिनेटली वो कॉन्सेप्ट तो अपना सीखने में बहुत डेफिनेटली हेल्प, और अपना अपनी जौक जुबान में हो तो वो तो और भी बेहतर है। ठीक अपना है, अपना जौक है, चीजें चेंज होती रहती हैं, वहां से भी सीखें। आज का सेशन भी उस किताब की समरीज ही हैं। डॉक्टर हमजा साहब से, मेडिकल डॉक्टर हैं जद्दा से माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आई थिंक दिल बी द लास्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब। सर थैंक यू सो मच सर। मैं थोड़ा सा मिडिल में ज्वाइन किया है, तो इसलिए हो सकता है कि पहले आपने कुछ चीज़ें कवर कर ली हो, तो इंशाल्लाह वो मैं रिकॉर्डेड सेशन में सुनूंगा। बस सर एक छोटा सा सवाल ये है कि मैं असल में सर्च कर रहा था, वो जिस तरह मेजर फारूक ने भी सवाल किया था, ये वाला डॉक्टर फारूक ने, एआई इन हेल्थ केयर से रिलेटेड। तो कि मैं जब सर्च करता हूँ एआई इन हेल्थ केयर के ऊपर कोर्सेज, जहाँ पे मैं अपने आप को बेसिक थोड़ा सा ट्रेन कर सकूँ इन चीज़ों के ऊपर, तो थोड़े से कोडिंग से रिलेटेड कोर्सरा के ऊपर कोर्सेज आ जाते हैं। और कोडिंग मेरी फील्ड नहीं है, मैं बेसिकली डॉक्टर हूँ, मेरा प्राइमरी हेल्थ केयर की फील्ड है। तो ऐसे कोई कोर्सेज आपके जहन में, नज़र में हैं कि जो मैं ले सकूँ नॉन कोडेड, और जो एज अ डॉक्टर मुझे हेल्पफुल हो सकें, कि मैं उनको करके फर्दर इस चीज़ में परसू कर सकूँ, हेल्थ केयर से रिलेटेड, एआई इन हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई कोर्सेज। हेल्थ केयर से स्पेसिफिक भी आप अगर कोर्सेरा के ऊपर जाएं तो आपके ऊपर मैंने आई हैव सीन के वहाँ पे कुछ कोर्सेज पड़े हुए हैं ऑनलाइन भी, और इसके अलावा बाकी भी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कोर्सेज पड़े होंगे। मगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स वही हैं कि जो हेल्थ केयर है उसके अंदर थोड़ा सा काम डिफरेंट है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने किस तरह के डायग्नोस्टिक्स के ऊपर काम करना है। अगर आपने जो है एक्सरे स्कैन्स के ऊपर काम करना है या एमआरआई स्कैन्स के ऊपर काम करना है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि कंप्यूटर विजन के एल्गोरिदम्स किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, उसमें इमेजेस की प्री प्रोसेसिंग किस तरह से होती है, वो तमाम की तमाम चीज़ें अगर आप वो इन डिटेल लर्न करना चाहें तो आई थिंक आप डॉक्टर हैं तो इट डजंट स्टॉप यू। अब हमारे पास इस तरह के एआई के टूल्स आ गए हैं कि जिसमें आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। जैसे शुरू में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी थी, अगर मैं आपको दोबारा ओपन भी कर लूं, इफ आई कुड ओपन इट, मगर खैर मैं वो लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो उसमें आपके पास इस तरह के एआई के टूल्स अब अवेलेबल हैं कि जिनको आप सिंपली यूज कर सकते हैं, अपना डेटा दे दें और उनको सिंपली आप यूज कर लें। ठीक है, तो एक कोर्स है एंड्रयू एनजी का, ऑनलाइन पड़ा हुआ है, वो
आई थिंक है जनरेटिव एआई के ऊपर किस तरीके, तो उसमें तमाम का तमाम कंटेंट जो है वो तो शायद आपके लिए डिफिकल्ट हो कि उसके अंदर कोडिंग एक्सरसाइजेज भी हैं, मगर वो उसके अंदर एक्सप्लेन ये भी करता है कि किस तरीके से आपके पास एग्जिस्टिंग जो एल्गोरिदम्स हैं उनको किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं विदाउट कोडिंग। और इस तरह से कुछ कुछ वेबसाइट्स भी हैं जिसकी एग्जांपल मैंने अपनी प्रेजेंटेशंस में भी दी हैं। उसमें ऑलरेडी बने बनाए आपके पास जो हैं एल्गोरिदम इंटरनेट के ऊपर पड़े हुए हैं, और उन एल्गोरिदम्स को आप सिंपली अपना डेटा दें और उन डेटे के थ्रू वो आपको आपके आंसर्स प्रोवाइड कर देगा। जैसे अगर आपने चेस्ट एक्सरेज के थ्रू आपने नमूनिया डिटेक्शन करनी है, तो सिंपली अभी मैंने एग्जांपल दी थी, दिखाई भी थी, तो उस वेबसाइट पे आप जाएंगे, तो आप उसको अपना डेटा प्रोवाइड कर देंगे जिसके ऊपर भी आप ट्रेन करना चाह रहे हैं, और या वीडियो देना चाह रहे हैं या इमेजेस देना चाह रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसके पास एल्गोरिदम, कंप्यूटर एल्गोरिदम ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो उसके ऊपर वो ट्रेन कर लेगा, और जो भी आपके ऊपर उसमें डायग्नोस्टिक्स आप करना चाह रहे हैं वो आपको डायग्नोस्टिक करके दे देगा। तो अब बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे, अब जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज के अंदर आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसको सीख सकते हैं कि किस तरीके से नॉन कोडेड एआई पे पर आप काम कर सकते हैं, जिसमें सिंपली आप छोटे छोटे ब्लॉक्स उठाएंगे कि ये हमारे पास जो है ये मेरे पास न्यूरल नेटवर्क का एक ब्लॉक है, इसकी एक लेयर लगा दी, ये दूसरा ब्लॉक लगा दिया, तीसरा, छोटे छोटे ब्लॉक्स आप कनेक्ट करके तो अपना एआई एल्गोरिदम बना लेंगे। बैक एंड के ऊपर ऑरेंज के अंदर वो ऑटोमेटिकली जो है कोडिंग हो रही होती है, जिससे आपको फेमिलराइज होने की जरूरत नहीं भी है। तो इस तरह से बहुत सारे आप ये सीख सकते हैं कि किस तरीके से आपके पास जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, इनकी एपीआईज किस तरीके से यूज हो सकते हैं, किस तरह से आप इनको रिक्वेस्ट प्रॉम्प्ट करें और वो आपको रिस्पॉन्स दें, और उन रिस्पॉन्सेज को सिंपली आप यूज करें, बजाय इसके कि आप मॉडल्स को खुद से ट्रेन करें और खुद से आप जो है ये सीखें कि ये इसकी कोडिंग किस तरीके से होती है और ये तमाम डिटेल में किस तरह से काम करता है। बिल्कुल आपके ये इस पे बस जो सेकंड क्वेश्चन ये था कि जिस तरह मार्केटिंग के ऊपर काफी काम हुआ है, मतलब टारगेटिंग और कस्टमर आपने ढूंढे हैं, ये वो सारा कुछ, लेकिन कोई ऐसा कोर्स जिसमें ये पता चले कि ये जो 12-13 के करीब लैंग्वेज मॉडल्स हैं या एआई की जो एप्लीकेशन हैं, ये हेल्थ के ऊपर ज्यादा ट्रेंड है, और इनको किस तरह यूज करोगे, ऐसा कोर्स जो बेसिकली हमें ये सिखा सके कि ये वाले मॉडल्स को आपने किस तरह यूज करना है, और ये हेल्थ केयर से रिलेटेड किस तरह है जो ज्यादा स्पेसिफिक है हेल्थ केयर से। तो मेरा थोड़ा सा उस साइड टेंशन थी। चलिए मैं थोड़ा सा इसको सर्च आउट कर लूंगा, और मैं स्पेसिफिकली फिर इसी चैट में या डॉक्टर साहब को, या फिर आप मुझे भी अप्रोच कर लें, मेरा ईमेल एड्रेस, तो मैं आपको स्पेसिफिकली फिर रिकमेंड कर दूंगा कौन से अच्छे ऐसे कोर्सेज हैं, क्योंकि मैंने डायरेक्टली तो ऐसे कोर्सेज नहीं लिए, ना ऐसे डिज़ाइन किए हैं, मगर आई हैव सीन के कोर्सेरा के ऊपर भी पढ़े हुए हैं, तो बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी डेफिनेटली पढ़े होंगे, तो आई विल सर्च इट फॉर यू, तो मैं इसको सर्च करके फिर आपको रिकमेंड कर बहुत सकता हूँ। शुक्रिया थैंक यू सो सर, मच। जज़ाकल्लाह, अल्लाह सुब्हान तआला आपको रिदाए खैर दे। हमारी तैयबा आसिफ साहिब हैं, हमारी एक पार्टिसिपेंट है, मुझे लगता है बायोटेक्नोलॉजी से ताल्लुक है, तो उन्होंने लिखा है कि कमेंट लिखा है साइंस शोरों के लिए कि मिल्किंग के लिए कुछ सेंसर बना सकते हैं कोई भैंसों के लिए, और उन्होंने डॉक्टर साहब हमजा साहब के लिए कुछ लिखा है कि इनको बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़नी चाहिए और उसको फिर एआई से कनेक्ट करना चाहिए। जी तैयबा, आप बायोटेक्नोलॉजी से हैं, इफ यू आर देयर? ओके, तो बहरहाल जी हम बहुत शुक्रगुजार हैं, दे वर वेरी जी। अस्सलाम वालेकुम जी सर, मैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ। ओह माशाल्लाह, तो बहुत शुक्रिया। तो हमजा साहब आप नंबर ले लीजिएगा डॉक्टर अतार रहमान साहब का, और हमारे इंग्लैंड वाले कहाँ चले गए अजीज भाई? सर अतार रहमान साहब को साथ कभी मिलें जाकर सर, इनको कभी चाय पे बुलाएं सर आप लंदन में। जरूर, न्यूकासल में होता हूँ, एनी टाइम मोस्ट वेलकम। आप कहाँ होते और हैं सर? बल्कि मैं न्यूकासल में हूँ, न्यू और कैसल अपॉन टाइन? हाँ, न्यूकासल अपॉन टाइन। अच्छा, ब्रिस्टल की मेरी फ्लाइट है इस मंथ, मैंने जाना है, एक बिजनेस विजिट है। और आप कौन सी सिटी में हैं? मैं लंदन में हूँ। अच्छा, लंदन में है, तो जस्ट 2.5 ये आवर की अजीज फ्लाइट है। साहब जो हैं ये कराची के हैं और ये बिजनेसमैन हैं, पिछले बैच में जी हमारा कोर्स किया माशाल्लाह, और ये कभी मौका मिले तो इंटरकनेक्ट रहिएगा। तो अ, इंशाल्लाह। ये हमारे हबा साहबा ने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछे, राव वाकिफ साहब का शुक्रिया, जवाद साहब, जदून साहब जो हैं ये माशाल्लाह पीएचडी इन फाइनेंस हैं। आप ये देखें 2 अच्छा घंटे माशाल्लाह। के, लुक एट द लर्निंग, इनकी लर्निंग पर सलाम सबकी, ये माशाल्लाह। फाइन। सर मैं साउथ एआई ट्रांसफॉर्मेशन लीडर का कोर्स कर रहा हूँ यूएसए एआई से ना, तो अच्छा अच्छा। वो अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो इंशाल्लाह इसमें जो है नो लेंगे कुछ। फाइनेंस के अंदर बहुत काम हो रहा है अभी, तो मेरा एक जी जी दोस्त है वो भी
जेपी मॉर्गन एक कंपनी है फाइनेंस की, हाँ जी जी उसमें वो जी एज अ एआई एक्सपर्ट गया है। तो ये बहुत सारा काम फाइनेंस के अंदर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, ये माशाल्लाह। तकरीबन हर इंडस्ट्री के अंदर एआई एआई इस्तेमाल हो रही है। ठीक डॉक्टर साहब मेरा भी हाँ जी बट मेन जो है वो डेटा साइंस है। डेटा साइंस एआई को कंट्रोल कर रही है जो मेरे नजर में है, क्योंकि डेटा होगा तो एआई काम करेगी। तो अगर डेटा साइंस कर ले वो ज्यादा बेहतर है कि एआई बेहतर है? तमाम चीजें जो हैं वो कनेक्टेड हैं डेटा साइंस के अंदर। आप हम्म, हो सकता है कि देख डेटा को प्री प्रोसेसिंग वगैरह करने की टेक्निक्स भी उसमें इस्तेमाल ही हो रही हूँ, डेटा को क्लीन किस तरह से करते हैं, डेटा को प्रॉपरली फॉर्मेट किस तरह से करते हैं। मगर आगे जो एआई एल्गोरिदम है वो तो फिर वही है कि जो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किए कि या जी ये रिग्रेशन जो हो एल्गोरिदम रही हो है रहा ना, होगा, जिस तरह डॉक्टर क्लासिफिकेशन साहब अभी, इस्तेमाल होगा। जी जी जिस तरह डॉक्टर साहब अभी डॉक्टर ताउर रहमान कह रहे हैं ना, अभी जो हम ये सब कुछ कर रहे हैं ना, ये जो इन्होंने जो समझाया है वो एआई इंजीनियरिंग है। सो अगर आपने डेटा साइंस या एआई इंजीनियरिंग जो अभी हो रही है, तो आप एआई इंजीनियरिंग करें, डेटा साइंस ना करें। सर आप म्यूटेड हैं। शायद सर यू आर म्यूटेड। हाँ जी सॉरी जी शीश भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मेरा एक एक कमेंट और एक छोटा सा क्वेश्चन था। मैंने पूरा ये सेशन बहुत डीपली अंडरस्टैंड किया, और इससे जो मैं वे फॉरवर्ड चीज़ें देख रहा हूँ उसमें एग्रीकल्चर, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर से हूँ। तो सर काइंडली आप ये बताएंगे कि हम जो लेटेस्ट चीज़ें हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो किन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या उनके बारे में जान सकते हैं कि ये अब मार्केट में अवेलेबल हैं चीज़ें? अब अगेन वो डिपेंड करता है कि आपने काम क्या करना है। जैसे अगर आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर में आपने क्रॉप्स की हेल्थ की डिजीजेज वगैरह देखनी है, उनकी हेल्थ चेक करनी है, तो फिर आपको कंप्यूटर विजन के ऊपर काम देखना पड़ेगा कि कंप्यूटर विजन किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से इमेजेस की प्री प्रोसेसिंग होती है। वो तमाम चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और अगर आप सिंपली डेटा साइंस के अंदर काम करना चाह रहे हैं, टेक्सचुअल डेटा के ऊपर, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स वगैरह के ऊपर, जिसके अंदर आप कुछ क्वेश्चन पुट इन करें और वो क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएं। जैसे अगर क्रॉप से रिलेटेड ही अगर आप क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं तो फिर आपको ये थोड़ा लर्न करना पड़ेगा कि किस तरीके से आपके पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनको किस तरीके से आप एपीआई यूज करते हुए किस तरीके से आप प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, उनको क्वेश्चन दे सकते हैं, उनको अपने डेटा की एक्सेस किस तरीके से आप उनको दे सकते हैं, और अपने डेटा के ऊपर आप उनको मजीद फाइन ट्यून करके, मजीद ट्रेन करके किस तरीके से अपनी स्पेसिफिक नीड्स के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और और आप और अगर आप इमेजेस, मैं ऑलरेडी एग्जांपल दे भी चुका हूँ कि हमारे पास ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर आपको खुद से लर्न करने की अब जरूरत नहीं है। आप वहाँ पे अपना इमेजेस का, वीडियोस का डेटा आप अपलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या आप इन वीडियोस के अंदर एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन इससे निकालना चाह रहे हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली वो आपको एआई एल्गोरिथम आपको आंसर भी दे देगा। सर तो माय लाइक आई वाज आस्किंग कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या मार्केट प्लेस जहाँ सिर्फ एआई के जो लाइक यूजर्स के लिए जो चीजें अवेलेबल हों, कि ये सारे टूल्स हैं और ये स्पेसिफिक टू दिस चीज हैं। नहीं, सच मेरी नज़र में तो कोई एक सिंगल प्लेटफॉर्म तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे तमाम के तमाम टूल्स अवेलेबल हों और जिनको आप यूज़ कर सकें। तो बहुत सारे लोग हैं जो एआई के अंदर काम कर रहे हैं, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा कि कौन सी स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंगली कौन से प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर किया जाए। माशाल्लाह। राइट जवाद साहब आप शुक्रिया अदा करते हैं। जवाद साहब और रोमान साहब हमारे इकट्ठे दोस्त हैं तीनों, जी जी और जी तो आप सर। शुक्रिया अदा करें सर हम सब की तरफ से। सर बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत ही कमाल किस्म की प्रेजेंटेशन दी, और जो एक एक लेमन अप्रोच आप ये कह लें, आपने बड़ी कॉम्प्लेक्स, जैसे अभी किसी साथी ने कहा भी है कि आपने सारा उसको रिकंसाइल कर दिया। और इसमें एक इंटरेस्टिंग वाकया मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ कि एक टाइम था, तो मैं एक फैक्ट्री में काम करता था, तो एक एम्प्लॉय था, तो जिसका कोई काम रुकता था वो उससे एप्लीकेशन लिखवाया करता था, तो उसका काम हो जाता था। वो तो बड़ा वो हाँ। जैसे सेंटीमेंट एनालिसिस का जिक्र हो रहा था। हम्म। तो पिछले दिनों मुझे छुट्टी की जरूरत थी, तो मैंने एआई से अपनी एप्लीकेशन लिखवाई और मुझे वो छुट्टी दोनों दफा मरतबा मिल गई। तो ये काम किया जा सकता है आप अपनी हम्म।
सो थैंक सक्सेस यू वेरी रेट मच। काफी हाई है आपके केस में एआई का। यस सर, मैं तो काफी ज्यादा इसको यूज कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स टीचिंग में काफी यूज कर रहा हूँ, और माइक्रोसॉफ्ट सही। एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी काफी ज्यादा, और इसके एल्गोरिदम बड़े ही कमाल हैं। और इवन अगर आपने जो एक कोड अगर लिखा है तो आप इससे अपना कोड रिवाइज करवा सकते हैं, और बड़े हैरान कौन बिल्कुल उसके रिजल्ट्स आते हैं इससे। तो थैंक यू वेरी बिल्कुल। वेरी मच डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत सारा शुक्रिया। एआई तो पूरा एक समंदर है, बहुत सारी इसके अंदर डिटेल्स हैं, बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में काम कर रहे डॉक्टर साहब, हैं। ये एक तो तहलका हाँ है, इस थोड़ा जी सा एक और जो एक आ रहा है, जैसे डेटा साइंस का एक स्टॉर्म था, तूफान था, वो आ रहा था, और हम पाकिस्तान में तो एटलीस्ट इससे बहुत पीछे थे, 10 साल पीछे। एक और तूफान जो आ रहा है वो क्वांटम कंप्यूटिंग का, उसमें थोड़ा सा जिक्र कर दें, ताकि हम लोग अभी से जहनी तौर पे तैयार होना शुरू हो जाएं कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या कर देगा। वो तो सब कुछ अभी भी जो एआई है, तो मेरा तो ख्याल है कि जिन्होंने अपनी चीजें बेचनी है वो बेच लें फटाफट, क्योंकि एआई जैसे जैसे लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, वो वाइप ऑफ कर देंगे उन लोगों को जो इसको यूज नहीं कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, वाइप आउट, हाँ मैं ये कहता हूँ कि सेग्रीगेशन हो जाएगी, कि कुछ लोग जो हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं एआई, और कौन सी इंडस्ट्री जो है वो एआई इस्तेमाल नहीं कर रही। तो ऑब्वियसली जो इंडस्ट्रीज जो हैं वो एआई का इस्तेमाल कर रही होंगी, तो वो उनके लिए कंपेटिटिव जो है प्राइसेस देना, और वो अपने तमाम के तमाम जितने भी उनके लॉसेस हैं उनको कम करना, और अपनी प्राइसेस को ज़्यादा ऑप्टिमाइज करना उनके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। जैसे मैंने कुछ ऑपरेशंस बताए कि आप पहले से प्रिडिक्ट कर लें कि आपके पास जो है प्रोडक्ट की क्या फोरकास्टिंग, उनकी डिमांड्स वगैरह क्या होंगी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी स्टोरेज वगैरह मेंटेन कर सकते हैं, उसकी आप बहुत सारी सप्लाई चेन को मेंटेन कर सकते हैं, और भी बहुत सारे काम जो है आप ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। डिमांड की बेस के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को बनाएं, उनकी टारगेटेड मार्केटिंग एआई के थ्रू आप करें। आप जो प्रोडक्ट्स हैं उनको किस तरीके से आपने वेयर हाउस में प्लेस करना है, ये भी पूरी एक साइंस है। उसको आप एआई के थ्रू मैनेज कर सकते हैं कि आपने कौन सी प्रोडक्ट किस तरीके से किस तरह ग्रुप करनी है, और उसको कहाँ पे वेयर हाउस में कहाँ पे प्लेस करना है, जहाँ पे आप उसको ज्यादा ऑप्टिमाइज तरीके से जो है वो आप निकाल सकें। ये एक पूरी साइंस है। और भी मतलब आप स्टोर के अंदर, अब इस पे बहुत सारी रिसर्च हो रही है कि स्टोर के अंदर कौन से कपड़े या कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं उसको स्टोर के अंदर कौन सी जगह के ऊपर रखा जाए जहाँ पे वो ज्यादा इजीली सेल हो सकते हैं। आप अब ये मैं देख रहा था कि वो वीडियोस के थ्रू आप अपने एआई एल्गोरिथम को ट्रेन कर सकते हैं कि कौन से शॉप के किस कॉर्नर पे ज्यादा कस्टमर स्टॉप होता है, कहाँ पे ज्यादा जाता है, कहाँ पे कम जाता है। उसकी बेस के ऊपर आप बहुत सारे जो है वो बड़े इन्फॉर्म डिसीजन कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली कंपेटिटिव एडवांटेज तो होगा उन तमाम इंडस्ट्री को जिनको जो एआई यूज कर रहे होंगे। जजाक ओके। ओके जी, थैंक यू। ओके जनाब, हमारे जजाकल्ला। हमारे आरिफ साहब भी रावलपिंडी से थे। आरिफ भाई, आप स्कूल में बैठे हुए, छुट्टी हो गई जी? जी मैं सेकंड शिफ्ट में हूँ, तो अभी स्कूल ये चल रहा है, एग्जाम ये एग्जाम हो रहे हैं क्लास, माशाल्लाह, एग्जाम, वो ये क्लास 9-10 को पढ़ाते हैं ताज साहब, ये मैथ कल पढ़ाते हैं बच्चों को, माशाल्लाह। अच्छा तो ये कल भी आपके मेरी मुझे उन्होंने फ्री किया हुआ था कि आज कल मेरी ड्यूटी नहीं थी, तो कल मैंने अपनी ड्यूटी लगवाई है ताकि आज मुझे फ्री दिया जाए, मैं सेशन अटेंड कर सकूं। माशाल्लाह, जबरदस्त। ये आपकी जो लर्निंग है ना, ये अक्रॉस भैंसों से लेकर स्कूल से होते हुए पीएचडी, आईटी, ये कहाँ कहाँ तक जा रही है सर, रिपल वेव्स। तो अल्लाह ताला इसको सदका जारिया बनाए सर, हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए। इस दुआ के साथ अल्लाह पाक हम सब दुआगो हैं ताब भाई के लिए। इन्होंने बहुत खिदमत की पाकिस्तान की रचना में, और अल्लाह पाक इंग्लैंड में भी इनको खिदमत के लिए कबूल फरमाए। तो बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम, सी यू नेक्स्ट सैटरडे इंशाल्लाह। और आज मैं कराची में हूँ, अगर कोई साहब यहाँ तरावी में मिले आए तो विल वेलकम हियर, हैव कप ऑफ टी विद मी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व जज़ाकल्लाह, बरकातहू। बहुत शुक्रिया जी।